अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर सबके आने का। while we are waiting for maybe another few people, तो थोड़ा सा जो पिछली टॉक थी उसकी एक थोड़ी रिवीजन या एक आप लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि कुछ मुझे नए चेहरे नजर आ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा मुश्किल टॉपिक डिस्कस किया था, और आज भी ये उसी की एक कड़ी है, और वो था जॉयलैंड मूवी के हवाले से। अब जॉयलैंड मूवी जो है उसको डिस्कस करने का मकसद उम्मत को हमें थोड़ा सा सेंसिटाइज करना था टूवर्ड्स द ऑनस्लॉट, द वेस्टर्न ऑनस्लॉट, पर्टिकुलरली ऑफ एलजीबीटी। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, और मैं जब भी इस पे बात करता हूँ, बल्कि अभी भी यहाँ पे जब बात शुरू हुई तो मैं बताता हूँ कि दिस इज समथिंग रियली आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट। व्हाई? बिकॉज हमारी जनरेशन, हमारी रियलिटी, उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत फ्रिंज थी, बहुत रेयर थी, और हमारे मेन स्ट्रीम उलमा को, हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को इन चीजों को ऑलमोस्ट एड्रेस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी इज चेंजिंग, और इट हैज ऑलरेडी चेंज्ड वेरी क्विकली, वेरी फास्ट फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन. So we as parents, we as teachers, we as community leaders, we unfortunately have to understand first the reality of this discussion, कि ये है क्या, ये जो terminologies हैं, ये जो concepts हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका मतलब क्या है, and then it is our duty to discuss them first and foremost with our own grown up children. ये हमारी responsibility बनती है, क्योंकि बच्चे जो हैं, ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि दे नीड आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस, दे आर वेरी क्यूरियस, एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड. अब दो तरीके हमारे पास, तीन तरीके रह जाते हैं. एक ये कि हम उन्हें शट अप करें, विच किल्स क्यूरोसिटी, विच इज अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, फॉर देयर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. दूसरा तरीकेकार ये कि हम उनको जवाब ना दें और बहानेबाजी और नहीं ये भी तुम्हारे लिए ये चीज नहीं है, जिससे कि वो नॉर्मली कहीं और से आंसर्स लेना शुरू कर देते हैं. और तीसरी चीज ये है कि हम बड़े ओपनली उनके साथ ये चीजें डिस्कस करें, उनको सब रियलिटी के लिए प्रिपेयर करें, बल्कि इससे एक स्टेप आगे जाके हमारे बच्चों को इक्विप होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली टू बी एबल टू आर्ग्यू ऑन दीज थिंग्स विद देयर क्लासमेट्स, विद देयर सोसाइटी, कजन्स, व्हाटएवर. ठीक है, तो हम एक होलसम सी डिस्कशन लास्ट टाइम की थी, जिसमें कि जॉयलैंड मूवी को एज अ केस स्टडी सामने रखा गया था और बताया गया था कि हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज कि इस किस्म की थीम्स वाली, इस किस्म की स्टोरी वाली मूवीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अब मेन स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही है. उनको बहुत पजीराई मिल रही है. पीपल लाइक मलाला यूसुफजई बीइंग द को प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ सच ए मूवी, और इसी तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे उसको ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट करना. तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत फास्टली इन पिछले चंद सालों में हुई. तो और उनका मैं एक रीकैप आज दूंगा, इसलिए कि ये जो मुश्किल टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये उससे जाके जो है ना इसके ताने बाने बड़े क्लियरली मिलते हैं. सो आई ट्राई टू गिव अ रीकैप. व्हाई दिस टॉपिक? तो सबसे पहले अगर हम इस पे बात कर लें, अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ न्यूज somewhere around the end of November, अगर किसी ने फॉलो की, और उसकी वजह ये थी कि जो दिसंबर है, 1 दिसंबर, वो HIV डे कहलाता है, HIV एड्स डे कहलाता है वर्ल्ड वाइड. तो ये स्टेटिस्टिक्स जो हैं उस टाइम पे ज़ाहिर है उस मुनासबत से दोबारा से रिवाइज हुई और बताई गई. तो जो एक चीज सामने आई वो ये कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पिछले 12 सालों में, यानी 2010 से, जो HIV केसेस की ग्रोथ है वो तकरीबन 84% हुई है. और खाली जो इस साल के पहले 10 महीने थे, जनवरी से अक्टूबर तक, उनके अंदर पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 नए केसेस इस बीमारी के रिपोर्ट हुए. अब इस सारे, और इसी तरीके से खाली इस्लामाबाद में, जो कि बहुत ही छोटा शहर है बाय इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो खाली इस्लामाबाद में आप देख सकते हैं कि तकरीबन 500 के करीब रिपोर्ट हुए केसेस. नाउ we need to take these numbers with a pinch of salt. What I mean by that is कि अगर आप देखें तो
पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर देयर इज अ ह्यूज स्टिग्मा अटैच्ड टू दिस डिजीज, इस बीमारी को भी। और साथ में हमारे यहाँ तो टेस्टिंग कोई बहुत कॉमन चीज नहीं है और बहुत इजीली अवेलेबल, बहुत एक्सेसिबल, चाहे पैसों वाइज देखा जाए चाहे जगह वाइज देखा जाए, तो ये तो नहीं है। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू एक्सपेक्ट अ फार बिगर नंबर as far as the statistics are concerned. और इसी तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त द टोटल टैली ऑफ इन्फेक्शन स्टैंड्स एट 165,000, तो मतलब 1.5 लाख को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। नाउ एक्सपर्ट्स आर सेइंग, और एक्सपर्ट्स यूनाइटेड नेशंस इन्होंने टर्म किया है कि पाकिस्तान भी अब एक एपिडेमिक स्टेज में आ गया है। तो दिस इज नॉट गुड न्यूज, ठीक है, कि हम एक एपिडेमिक स्टेज में। क्वेश्चंस बेटा अगर आखिर में, ठीक है, तो अनलेस कि देयर इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ए कॉन्सेप्ट, अगर आपको कोई ऐसा सवाल है कि कोई बात, अच्छा सर HIV जो है ये जो बीमारी से आपको एड्स, जिस वायरस से आपको एड्स होता है उसको HIV कहते हैं, ठीक है। तो एड्स एक बड़ी खतरनाक बीमारी है जिसका अभी तक कोई प्रॉपर इलाज नहीं है और जो कि कुछ गलत हरकत की वजह से होती है। हाँ, मैं वो बताऊंगा थोड़ा सा। तो हम एक ऐसी बीमारी की एक एपिडेमिक स्टेज में आ गए हैं। इट्स कॉल्ड द कंसंट्रेटेड एपिडेमिक। मैं आगे जाके थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इट्स नॉट जस्ट के ये हमारे मुल्क के अंदर कहीं बहुत ही कोई रेयर चीज हो, नहीं, ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा। अब अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें पाकिस्तान के अंदर, तो तकरीबन 2003 तक हम जो है ना एक बड़ी लो प्रेवलेंस कंट्री गिने जाते थे। तो मतलब 2003 तक आप ऐसे समझे कि हम लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना था पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। सो देयर वर वेरी वेरी फ्यू नंबर्स, वेरी वेरी फ्यू केसेस, और बहुत ही फ्रिंज, कहीं कोई अगर बाहर से आया साथ ले आया एक अलग बात है, अदरवाइज दिस वाज नॉट कॉमन। और पहली आउटब्रेक जो थी वो 2003 के अंदर हुई थी। सो द फर्स्ट HIV आउटब्रेक was caused in 2003, और उसके बाद से तकरीबन 4 आउटब्रेक्स हुई है। और आखिरी वाली जो है, शायद आप लोगों ने मीडिया के ऊपर उसके बारे में सुना हो कि वो 2019 में हुई थी, लाड़काना सिंध में। और वहां पे एक डॉक्टर साहब थे जो कि पुरानी सुइयों को दोबारा से इस्तेमाल कर रहे थे अपने पेशेंट्स के ऊपर, और उसके अंदर जो है वो HIV के पेशेंट्स आए और उनकी सुइयां जो है दूसरे लोगों पे इस्तेमाल हुई, तो वो बहुत ज्यादा चीज फैल गई। और अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी भी आउटब्रेक्स अभी का जो ये डेटा हमारे पास आ रहा है इससे पहले की है, यानी 2019 तक की, उन सब के अंदर द मेजर कॉज आइडेंटिफाइड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, जो लोग इसको स्टडी करते हैं, वो ये ID यूज था। ये जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं, तो जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं जो कि अपने ड्रग्स जब इस्तेमाल करते हैं तो एक दूसरे की सुई इस्तेमाल कर लेते हैं, और या फिर कोई भी और अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिस, यानी आपने एक डायलिसिस मशीन इस्तेमाल की जिसके ऊपर पहले कोई एड्स का पेशेंट आया था, आपको पता नहीं था, उससे फिर आपने और लोगों को का डायलिसिस किया। तो इस तरीके से इस किस्म की जो प्रोसीजरल लैकनेस थी ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, दिस वाज द प्राइमरी, द मेजर कॉज ऑफ ऑल द स्प्रेड्स, ठीक। लेकिन इस दफा कुछ फर्क मामला है जिसकी वजह से हम आज यहां पे इस चीज को डिस्कस भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर फैसल महमूद, ये आगा खान यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट हैं इन्फेक्शियस डिजीज के, बिलखसूस एड्स के ऊपर। इन्होंने सारा स्टडी किया, सारा डाटा भी कलेक्ट किया, और इनके मुताबिक, अगेन समथिंग व्हिच आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट, लेकिन इनके मुताबिक MSM, दे कॉल इट MSM, व्हिच इज a short form of men having sex with men. So MSM is one of the biggest key populations in which HIV is spreading fast in Pakistan. तो अनफॉर्चुनेटली ये एक हमारे लिए एक अजीब बात, लेकिन एक रियलिटी बनती जा रही है। इसी तरीके से जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये एक मिनिस्ट्री है जो पाकिस्तान के अंदर बनाई गई, इट्स अ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन। वो कहती है HIV is now spreading to general population from the key populations. की पॉपुलेशन से क्या मुराद है? की पॉपुलेशन से मुराद ये है कि वो लोग जैसे ड्रग यूजर्स, ये जो इंजेक्टेबल ड्रग यूज करते हैं, और इसी तरीके से जो सेक्स वर्कर्स हैं, जिसमें कि फीमेल सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स बिलखसूस आते हैं, कि उनकी पॉपुलेशन से अब ये आम लोगों में आना शुरू हो गया। तो इंक्लूडिंग पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, सेक्स वर्कर्स, मेल, फीमेल, और जो लोग
इस घिनौने एक्ट, ये जो होमोसेक्सुअलिटी का जो एक नई चीज यहाँ पे स्प्रेड हो रही है, उसके अंदर जो मुलविस लोग हैं, ये उनसे अब आम पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड हो रहा है। हाउ इज इट स्प्रेडिंग? यू कैन अंडरस्टैंड कि जो लोग ये काम करते हैं, उनके घर वाले हैं, उनकी लट से कोई शख्स है जो कि इसमें मुलविस है और उसकी बीवी है, तो इसके थ्रू उसको वो मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। फिर और जो वो खातून जब बच्चा को जनेगी तो उसके अंदर फिर ये चीज अनफॉर्चुनेटली चली जाती है या जा सकती है। तो इस तरीके से ये मेन स्ट्रीम अब होती जा रही है। अब सवाल फौरन ही आता है कि हुकूमत क्या कर रही है इसके लिए, क्या क्या प्लानिंग है, हमारी क्या पॉलिसी है रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस। और जाहिर है कि हम तो एक होलसम पॉलिसी एक्सपेक्ट करेंगे जिसको हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर हम उठा के हमारी जो नेशनल HIV और एड्स पॉलिसी देखें, तो इट्स वेरी सैड कि दैट इज लिमिटेड टू फोकसिंग ऑन द सिम्टम्स रादर देन द रूट कॉज। तो रूट कॉज क्या है हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स यही है कि एक से दूसरे को फैल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या इलाज किया? उसके लिए बहुत ऑनेस्टली शर्म आती है कहते हुए, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी पॉलिसी जो है, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स खोल के देखें तो वो कहते हैं कि जी ये जो कॉन्डोम्स हैं, इनका यूज आम करना, इनकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, इवन स्टूडेंट्स के लिए और लोगों के लिए, दिस इज वन ऑफ द मेन वेज दे थिंक दे आर गोइंग टू स्टॉप दिस। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जो चीजें असल में इसका ड्राइवर है, उन चीजों को, और मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी और एक एक टर्म ऑफ कोर्स काफी एक्सप्लेनेशन मांगती है और आगे चल के मैं दूंगा, लेकिन ओवरऑल डोंट यू थिंक कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो सेक्सुअल लिबरलाइजेशन है, एक कॉन्सेप्ट जिसको कि आम किया जा चुका है इन द लास्ट आई वुड से 20-30 years, के जिसके नतीजे में ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप की बातें और ये बड़ा स्लोगन मशहूर हुआ। तो इज दिस रियली द सॉल्यूशन? इज दिस समथिंग जो कि हमें बचाएगा इससे? इसी तरीके से ये जो ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट की एक नई मूवमेंट शुरू हुई है, जॉयलैंड उसका एक हिस्सा है, और ट्रांसजेंडर एक्ट जो कि एक बिल पेश किया गया और फिर पास किया गया 2018 के अंदर, और तमाम पार्टीज ने, ऑलमोस्ट तमाम पार्टीज जो कि पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट थी, उन्होंने यूनानिमसली उसको वोट किया और उसको डिफेंड किया। क्या ये इन चीजों का सोल्यूशन है? तो इसको हम आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, और फिर अगर क्वेश्चंस हो बिलखसूस जो मैंने चीजें लिखी हुई हैं तो मैं इंशाल्लाह उनके भी जवाब दूंगा। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ड्राइव में महसूस होता है जो कि एक LGBT की ड्राइव है। When I say these words, so LGBT, we know what L means, we know what G means. T जो है ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, उसके बारे में काफी लोगों की कुछ कंफ्यूजन है। आई डोंट नो कि नए लोग कितने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि काफी हैं। तो मैं थोड़ा सा उसमें डिटेल में जाऊंगा कि what is meant by transgender, and how Islam sees transgender and how we as a society or individuals should see transgender. मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ, लेकिन ये स्लाइड ये बताने के लिए कि जितने भी बड़े फोरम्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस है, चाहे वो USAID है, चाहे कोई भी ऐसा इदारा है, ना सिर्फ उन्होंने इसको एक बेसिक ह्यूमन राइट, इस ट्रांसजेंडर के कॉन्सेप्ट को और इस जेंडर आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को। सो लेट मी क्विकली टॉक अबाउट जेंडर आइडेंटिटी। मैं अभी नमाज के बाद गूगल कर रहा था, एंड रियली आई वाज सरप्राइज्ड कि दुनिया में इस वक्त मास्टर्स प्रोग्राम्स शुरू हो चुके हैं, एंड दे आर इन द डजन्स, जो कि डिग्री कराते हैं जेंडर आइडेंटिटी में। सो दे से कि ये मामला जो है इतना बढ़ गया है, ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़ गया है कि इसके ऊपर MS प्रोग्राम्स दुनिया में कराए जा रहे हैं। एंड वेरी सैडली वो दिन दूर नहीं है कि हमारी भी कोई यूनिवर्सिटी जो है ये चीज शुरू करा देगी और कहेगी कि जी इसकी डिमांड थी इसलिए हमने ये चीज शुरू करा दी। सो व्हाट डज जेंडर आइडेंटिटी मीन? देखें, वी अंडरस्टैंड जेंडर टू बी समथिंग फिजिकल, biological, and this understanding was there for thousands of years till about 1980s. पूरी दुनिया जो है ना ये समझती थी कि जेंडर आपको एट बर्थ असाइन होता है, इट्स समथिंग फिजिकल, इट्स समथिंग बायोलॉजिकल, इट्स समथिंग फिजियोलॉजिकल, और आप उस जेंडर के साथ जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसा होता था पहले भी कि कुछ लोगों को शायद वो आइडेंटिफिकेशन इतनी पसंद नहीं आती थी, वो सोचते थे कि काश मैं लड़का हूं तो लड़की होता, काश मैं लड़की हूं तो लड़का होता, लेकिन अदरवाइज यू वुड कंफॉर्म by whatever gender has been assigned to you, with I would say 99% of the people being very happy about it and taking it as very natural.
फिर उसके बाद एक कहानी शुरू हुई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, जेंडर जो है ये तो मैंने अपना जेंडर खुद डिसाइड नहीं किया। तो कौन होता है डॉक्टर जिसने एट बर्थ डिसाइड किया है? कौन होते हैं मेरे पेरेंट्स जिन्होंने कि मुझे 15 साल 16 साल 14 साल जो भी है इस तरीके से रेज किया है? मैं अब बड़ा हुआ हूं एंड आई थिंक आई हैव माय ओन जेंडर आइडेंटिटी विच, जिसमें again the point here being that these people we are talking about, transgenders, are absolutely normal human beings. So they are physically normal, they don't have any gender ambiguity. ऐसी कोई चीज की बात नहीं हो रही, वो एक अलग केस है जिसको हम भी डिस्कस करेंगे. So we are talking about people, हम ऐसी औरतों की बात कर रहे हैं जिनके बच्चे हुए और उन्होंने बाद में जाके अपना जेंडर चेंज करके अपने आप को मर्द बना दिया, और हम ऐसे मर्दों की बात कर रहे हैं जिनकी शादियां हुई और उनके बच्चे थे और उन्होंने बाद में जाके अपने आप को औरत बना दिया. दिस इज जेंडर आइडेंटिटी, दिस इज व्हाट वी कॉल जेंडर आइडेंटिटी. और उसके अंदर उन्होंने जेंडर अफर्मेशन सर्जरी की मदद ली, उन्होंने उसके अंदर हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की और उन्होंने अपना वाकई अपना जो है ना जेंडर चेंज करने की कोशिश. सो दिस कॉन्सेप्ट is being pushed worldwide. और मैं जैसा कि मैंने कहा कि इस टाइम पे हमारे मुल्क में ही आया है और हम बेखबर थे, हमें तो ये वर्ड्स ये टर्मिनोलॉजीज नहीं पता थी. तो ऑनेस्टली जब वो बिल पास हुआ था, मैं ये समझता हूँ कि जब वो बिल पास हुआ था, आप लोग जानते हैं ऑलमोस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रिएक्ट भी नहीं किया था. व्हाई? बिकॉज वी डिडंट हैव एन आइडिया कि ट्रांसजेंडर की, हम तो सब ये समझ रहे थे कि शायद ही उन लोगों की बात हो रही है जिनको कोई जेंडर की एम्बिग्विटी है. और वो केस, उसके लिए ट्रांसजेंडर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, वो ट्रांसजेंडर नहीं है, रादर उनके लिए LGBTQI. तो इस लाइन के अंदर एक आई का लफ्ज आता है विच स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्स. तो अगर हम इस्लाम में देखें तो इंटरसेक्स उनको हम खुनसा कहते हैं अरबी के अंदर. पाकिस्तान में शायद एक वर्ड खुसरा का भी सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, बट दैट्स द वर्ड जो कि जेंडर एम्बिगुअस लोगों के लिए इस्तेमाल होता है. और जेंडर एम्बिगुअस लोग जो हैं, दैट इज अ रियलिटी इन सोसाइटी. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई शख्स जो है ना आंख के बगैर पैदा हो जाए या उसकी आंख काम नहीं करती, कोई शख्स है उसका एक बाजू ना हो, उसकी टांग ना हो, दैट्स समथिंग वेरी नॉर्मल. और मैं उसको कहूंगा कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के इम्तिहानों में से एक इम्तिहान है जो कि उस शख्स के लिए भी है और उससे बढ़कर सोसाइटी के लिए है, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी फैमिली के लिए, कि क्या वो जो हक है उसका उसको पूरे तरीके से अदा करते हैं कि नहीं. तो ये चीज, दिस इज समथिंग नॉर्मल. और उसके अंदर शरा जो है वो बड़ी क्लियर स्टैंड करती है, और वो ये कि शरा कहती है कि ऐसे लोग जो हैं वो एक जेंडर अपनाते हैं. सो दे हैव टू बी आइदर मेल और फीमेल. ये अगेन 1400 साल से ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कोई नई एज सच कोई नई चीज नहीं है. और ऐसा ही होता है, फुकाहा उलमा ने इसके ऊपर डिटेल्ड उन्होंने इज्तिहादात किए हुए बताया हुआ है. एंड दिस इज समथिंग जो कि अब एक्चुअली मॉडर्न साइंस की वजह से बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है. इसलिए कि हमें पता है कि मेल क्रोमोसोम्स क्या हैं, हमें पता है कि मेल हार्मोनल लेवल्स क्या होते हैं, कौन से हार्मोन्स जो हैं वो बनाते हैं मेल को. तो ये सारी चीजें, और इसी तरीके से अगर किसी के अंदर एम्बिग्विटी, और जब हम एम्बिग्विटी की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई शख्स नेसेसरली 50-50 हो. इट्स एक्चुअली इट कुड बी 10% एम्बिग्विटी, ठीक है, इट कुड बी 20% एम्बिग्विटी. तो अगर कोई ऐसी एम्बिग्विटी है तो मेडिकल साइंस अब अवेलेबल है उस एम्बिग्विटी को इवन फिक्स करने के लिए. सो दिस इज नॉट जस्ट परमिसिबल, दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी. कि अगर किसी शख्स को ऐसा कुछ मसला है, जैसे कि किसी बाजू बगैर वाले को की मदद करना, उसकी सपोर्ट करना और उसका बाजू बनना, इसी तरीके से किसी जिसको जेंडर एम्बिग्विटी है उसकी मदद करना और उसको सपोर्ट करना टू बी इन दैट नॉर्मल रोल, कि उस नॉर्मल रोल को वो अपना सके जो कि उसके जेंडर का है. ये सोसाइटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. दिस इज नॉट जस्ट ऑन दैट पर्सन. जब मैं मेडिकल साइंस की बात करता हूं तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि देखें, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है उसने कंटिन्यूअसली हमें मुसलमानों को ये बताती है कि आप लोग साइंस से दूर हैं, आप साइंस नहीं मानते. एंड मे बी वी कैन हैव अ टॉक ऑन दैट एज वेल. लेकिन हमें वो हमेशा ये बताते हैं कि आप जो हैं वो आप नॉन साइंटिफिक हैं, और अपने आप को वो बहुत साइंटिफिक के तौर पे पेश करते हैं. नाउ इंटरेस्टिंगली इस एक चीज में उनका जो ये क्लेम है और उनका जो ये धोखा है बहुत ज्यादा खुल के सामने आ गया. कैसे?
We all know there is no basis whatsoever with those people calling for this gender identity thing in science. मैंने आपको बताया कि scientifically it is, everyone knows what a woman is, everyone knows what a man is. इसके अंदर कोई डिबेट नहीं है. ये जो डिस्टिंक्शन है इंसानों में, जानवर में, ये सब जगह पे मौजूद है. People understand that, people know that, और उसके मुताबिक वो करते हैं. लेकिन इन्होंने अब आकर इन्होंने क्या शुरू कर दिया? नो, आई फील लाइक अ वुमन. ठीक है, तो ये जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट लाया गया, दिस इज समथिंग वेरी अनसाइंटिफिक, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट ग्राउंडेड इन साइंस. रादर साइंस उनके खिलाफ जा रही है और उनको समझ नहीं आ रही कि हम कैसे डिफेंड करें. तो अब ये जो एलजीबीटी की प्रमोशन है, जब मैं कहता हूं कि ये इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली प्रमोट हो रहा है, तो देखें देयर आर सर्टेन स्टेप्स, और ये जो स्टेप्स हैं ये हमेशा से, यानी बाकी ममालिक में भी, इवन वेस्ट के अंदर, यानी इवन अमेरिका के अंदर, इवन यूरोप के अंदर, जब ये चीजें शुरू हुई थी तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके से शुरू हुई थी. एंड आई पर्सनली, मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि आई पर्सनली, बिकॉज आई वाज बोर्न देयर, आई वाज ब्रॉट अप देयर, तो मैंने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया. सो आई सॉ अ सोसाइटी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ सोसाइटी जहां पे कि ये चीजें टबू थी, जहां पे इनके ऊपर बात करना बुरा समझा जाता था, जहां पे ये कॉन्सेप्ट्स बुरे समझे जाते थे, जहां पे ये वर्ड्स गाली के तौर पे इस्तेमाल होते थे, टुवर्ड्स अ सोसाइटी जहां पे कि वो प्राउडली अनाउंस करते हैं, और जब वो अनाउंस करते हैं तो उनको हर किस्म की पजीराई मिलती है. मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली एक एक्टर ने अनाउंस किया, एक्ट्रेस ने अनाउंस किया कि वो उसने अपना जेंडर चेंज कर दिया है, तो उसको, वो कैनेडियन थी, तो उसको कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया. सो अभी इस वक्त ये हालत है. उसकी जो तस्वीर है वो टाइम के कवर के ऊपर वो तस्वीर जो है ना, विद इन 3 months ऑफ दैट अनाउंसमेंट वो छप गई. तो बड़ी पजीराई मिलती है. लेकिन व्हाट आर द स्टेप्स? तो वहां पे भी और यहाँ पे भी वही स्टेप्स फॉलो होते हैं, और हम अभी देख सकते हैं. पहला स्टेप जो है ना, लीगल कवर होता है. सो सबसे पहली चीज उनके लिए होती है कि वो किसी तरीके से कुछ ऐसे लॉज बना दें जिन लॉज के मुताबिक इसके बारे में बात करना, इनको गलत कहना, इनको बुरा कहना, इनको चैलेंज करना, ये मना हो जाए. तो इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ भी ये शुरू हुआ, और हमारे यहाँ ये ट्रांसजेंडर एक्ट से शुरू नहीं हुआ, विच वॉज 2018, बल्कि 2013 में चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार चौधरी ने एक लॉ पास किया था, और उन्होंने नादरा को हिदायत दी थी कि आप 3rd जेंडर रजिस्टर करना शुरू करें. सो एक्चुअली द स्टार्टिंग पॉइंट वाज देयर. सो 2013 से हमारे नादरा में आप जेंडर में मेल फीमेल की बजाय एक्स लिखवा सकते हैं, एंड दैट वाज द 3rd जेंडर. तो और हम उस वक्त भी इस जेंडर वाली चीज के अंदर बाहर के ममालिक से आगे थे. सो अगर आप 2013 में निकाल के देखें तो बहुत कम और ममालिक ऐसे होंगे जहां पे इस चीज की इजाजत थी कि आप तीसरा जेंडर लिख सकें. अब बहुत ज्यादा हो गए. इसी तरीके से 2018 में जब हमने लॉ पास किया, ट्रांसजेंडर एक्ट, तो हमने ये लॉ पास करने के साथ ही नादरा को डायरेक्टिव्स दिए कि एनीवन कैन वॉक इन एंड गो देयर at a Nadra desk and change his gender based on his self-perceived gender identity. इसका और कुछ मतलब नहीं है, बल्कि यही है कि जी अगर मैं किसी सुबह उठता हूँ और मुझे ख्याल आता है कि मैं खातून हूँ, या मैं फील करता हूँ लाइक अ खातून, या मैं बिहेव करना चाहता हूँ एज अ खातून, या मैं चाहता हूँ कि मुझे एड्रेस किया जाए एज अ खातून, या मैं खवातीन के बाथरूम्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं खवातीन के स्विमिंग पूल्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं नादरा में जाके ऐसा कर लूं और मुझे नादरा वाले नहीं रोकेंगे. ये चीज अभी, क्योंकि आपको पता है 2022 में, इस साल में इसके ऊपर दोबारा से डिबेट शुरू हुई, और वो गई भी है, वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भी गई, सेनेट की कमेटी के पास भी गई. तो इस वक्त नादरा को इससे रोक दिया गया है. लेकिन तकरीबन कोई 5-10 हजार केसेस, मुझे डेटा एग्जैक्ट नहीं मिला इसलिए मैंने यहाँ कोट नहीं किया, लेकिन जो मीडिया में आ रहा था वो 5-10 हजार केसेस उन्होंने जेंडर चेंज किए हैं. तो ये चीज इस वक्त रुकी हुई है, बट इट वाज स्टार्टेड, इट वाज एनेक्टेड. फिर पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि उसके लिए लीगल कवर. जब लीगल कवर हो जाता है तो फिर बड़ा आसान हो जाता है एक कल्चरल एक्सेप्टेंस डेवलप करना. क्योंकि कल्चरल एक्सेप्टेंस डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आपके लिए आसान तरीका ये है कि आप फिल्मों का सहारा लेते हैं, आप ड्रामों का सहारा लेते हैं, आप गानों का सहारा लेते हैं, आप पॉपुलर सेलिब्रिटीज का सहारा लेते हैं,
ठीक है, और आप उनको प्रमोट करने लगते हैं, तो उनका एयर टाइम आप बढ़ा देते हैं, आप उनको अवार्ड्स देते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ हुआ जो कि अभी जॉयलैंड मूवी के साथ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। सो यू आर सीइंग इट कि कैसे उसको अभी अभी उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया है ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। हमने तो नॉमिनेट किया, उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर दिया। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि ऑस्कर जीत भी जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसने कैन फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर तकरीबन 4 के लिए नॉमिनेट हुई, 2 जीत चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इस मूवी को इसमें फ्रांस में कैन फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान इसके क्रू को 8 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली। 8 मिनट लोग खड़े होकर तालियां बजाते रहे, एज इफ इसके क्रू की कोई इंसानियत के लिए बहुत बड़ी खिदमत या कुर्बानी है, ठीक है। तो ये वो तरीकेकार है जिससे कि अगेन ये चीजें स्प्रेड की जाती। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिए जेंडर आइडेंटिटी बीइंग अ बेसिक ह्यूमन राइट। तो ये होमोसेक्सुअलिटी यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन पहले से थी कि इंसान की मर्जी है, लेकिन अब उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट को भी बना दिया एक ह्यूमन राइट है। और इसकी वजह से इस वक्त बहुत अजीब सिचुएशन है वेस्ट के अंदर। अगर आप देखें तो स्कूल्स के अंदर अब वहां पे काउंसलर्स हैं, ठीक है, जो कि 14-14, 16-16 साल के बच्चों को जेंडर आइडेंटिटी पे काउंसल कर रहे हैं। यानी बच्चा जाके पूछता है कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं लड़की हूं लेकिन लड़कों के खिलौने से खेलूं, तो वो उनको गाइड कर रहे हैं कि हाँ तुम जो है ना सर्जरी करवाना चाहते हो तो तुम फलाने अस्पताल से करा सकते हो, फाइनेंसिंग तुम्हें यहाँ से मिल सकती है, इस ये तुम्हारे राइट्स हैं। दिस इज हैपनिंग, ठीक है, आप गूगल कीजिएगा, मैं रेफरेंसेस भी, मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, मैं भी वेबसाइट शेयर करूंगा तो वहां पे रेफरेंसेस के साथ ये सारी चीजें पढ़ी। इसी तरीके से another thing which they do for this cultural invasion is के आपके कार्टून्स में, आपके स्कूल बुक्स में और आपकी टेक्स्ट बुक्स में, तो जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो किताबें टेक्स्ट का हिस्सा होती हैं, उन सब के अंदर और आपकी स्टोरी बुक्स में इन कॉन्सेप्ट्स को स्प्रेड किया जाता है। तो आपकी जो कहानी होगी ना, उस कहानी के अंदर आपको बताया जाएगा कि एक फैमिली है जिसमें 2 बाप हैं, एक फैमिली है जिसमें के माँ और माँ की आपस में सेम सेक्स मैरिज हुई थी। सो थिंग्स लाइक दैट दे वुड स्प्रेड। अब अगेन ये बातें करते हुए बहुत बुरा लगता है, लेकिन 32 ममालिक इस वक्त ऐसे हो चुके हैं जिसके अंदर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज कर दी गई है। सो 32 कंट्रीज वेयर दिस इज लीगलाइज्ड। एंड अगेन अ वेरी शेमफुल थिंग, इंडिया जो कि सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाला मुल्क है और मैं फर्स्ट लार्जेस्ट की तरफ भी आता हूं, वहां पे इस टाइम पे कंसिडर हो रहा है, उनका सुप्रीम कोर्ट कंसिडर कर रहा है कि हम सेम सेक्स मैरिज की इजाजत दें या ना दें। और आप जानते ही हैं, एक अगेन एक कोइंसिडेंस नहीं है कि वो मुल्क जो है वो इस वक्त 3rd लार्जेस्ट HIV पॉपुलेशन है दुनिया के अंदर। सो इफ दे ग्रांट दिस तो फिर ये फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन पे भी आ जाएंगे। व्हाई? बिकॉज अगेन देयर विल बी अ लीगल कवर फॉर पीपल टू कमिट दीज फाहिशात। हैविंग सेड दैट, जो सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है वो किसको कहा जाता है यूजुअली? नहीं, सबसे बाय पॉपुलेशन बड़ा इंडोनेशिया को कहा जाता है। आप लोगों को पता है कि इस महीने के शुरू में इंडोनेशिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज को पिनलाइज किया। उन्होंने कानून पास किया कि इसकी इजाजत नहीं है, और उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा करता है, 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें और भी। एक तो उन्होंने कहा कि ये कानून 3 साल बाद से नाफिज होगा, तो मतलब वी आर नॉट रेडी, ये कानून बना दिया 3 साल बाद से, और सजा रखी उसकी 1 साल कैद। तो अगर कोई ऐसा करता है, उस पर साबित होता है, तो उसके लिए 1 साल कैद रखी। उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद वेस्टर्न मीडिया पागल हो गया। CNN के ऊपर आर्टिकल से आर्टिकल आ रहे हैं कि जी ये टूरिज्म को इनके नुकसान होगा, और ये फंडामेंटलिस्ट हो गए हैं, और ये पता नहीं किस रास्ते पे चल निकले हैं, और यहाँ की मुसलमान आबादी जो है वो हाईजैक कर रही है पूरे के पूरे सिस्टम को। उनके तकरीबन वहां पे 40 मिलियन क्रिश्चियंस भी रहते हैं, तो उन्होंने हाईजैक कर लिया, और ये सारा कुछ। अच्छा, करने वालों ने क्यों किया, आपका क्या ख्याल है? यानी जो लीडर्स हैं उन्होंने ऐसा कानून क्यों बनाया होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो भी ऐसा काम इस वक्त होता है वो उसी वजह से होता है जिस वजह से कि इंडोनेशिया ने किया। नहीं, क्यों उन्होंने, सवाल यहां पे है कि क्यों उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया जो कि अपेरेंटली आपकी जो सेक्सुअल लिबर्टी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। सो इस्लाम सेक्स आउट ऑफ मैरिज की, आउटसाइड मैरिज की इजाजत नहीं देता, तो उन्होंने क्यों ऐसा रूल बनाया? क्योंकि जी नहीं,
a very good half portion of the answer. So the question would now be, why do those people, the rulers, why are they interested in implementing some Islamic principle? That's the question. So do you really think कि हमारे rulers ये example set करने में interested हैं? Do you really think that? So किसको? Any international propaganda के तो वो इस लिहाज से खिलाफ जा रहा है. Okay, I get your point. आप exactly. This is the point. So all of such things are done under public pressure. Now just think about it. Can you think about a single ruler in Pakistan जिसने के अपने दौरे हुकूमत में इस्लाम को इस्तेमाल ना किया, यानी चीजों को, मैं एक जानबूझ के एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, चीजों को इस्लामिक टच ना दिया हो? Exactly. So unfortunately, this is so. But what does it show to us? It shows to us that the Ummah overwhelmingly loves Islam, wants to be ruled by Islam, loves Islamic principles, and sees a solution to these problems in Islamic principles. ठीक है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है अगर इस पे हम सोचें. Another thing जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है अमेरिका का, वो इस वक्त रेगुलेशन, इस वक्त उनकी रिकमेंडेशन है कि जो ये होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व लोग हैं कि वो जो है ना अपने पास ये सेल्फ टेस्टिंग किट रखें एड्स की, और हर 3 महीने बाद जो है ना वो अपने आप को टेस्ट करते रहें. सो अगेन दिस इज द एक्सटेंट टू विच दे आर रेडी टू गो. लेकिन साथ में उन्होंने क्या कहना है कि ये सारे काम जो है ना ये करते रहना है, इसके ऊपर हम किसी किस्म की पाबंदी नहीं मानेंगे, चाहे हमें हर 3 महीने बाद तो क्या हर 3 घंटे बाद अपने आप को टेस्ट करना पड़े. अच्छा, अब वेस्ट के अंदर कुछ चीजें बताई, कुछ मजीद चीजें. इस वक्त ना एक वहां पे भी एक बहुत ही प्रेशर है एलजीबीटी राइट्स के कॉन्सेप्ट का, ये सारी चीजों को स्प्रेड करने का. और इतना प्रेशर है कि आपको मैं एक मिसाल देता हूँ. ये बॉब चैपेक जो है, ये 2020 में डिज्नी का सीईओ बना था. तो इसका भी बयान आया, बनने के फौरन बाद इसने एक बयान दिया, और उसमें इसने कहा कि हम इंक्रीज्ड कमिटमेंट शो करेंगे अपने मवाद के अंदर टुवर्ड्स एलजीबीटीक्यू कैरेक्टर्स. ठीक है, यानी एक कार्टून और एंटरटेनमेंट बनाने वाली जो इंडस्ट्री है वो ये कह रही है कि हम लेस्बियंस, गेज और इन चीजों को हम प्रमोट करेंगे, इंक्रीज कमिटमेंट. और मजे की बात यह कि जिस वक्त वो ये बात कर रहा था उस टाइम पे ऑलरेडी डिज्नी के 17 से ज्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो एलजीबीटीक्यू के थे. सो जस्ट इमेजिन व्हाट इट मींस. यानी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, और इसीलिए हम पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ख्याल करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं टीवी के ऊपर, क्या कंज्यूम कर रहे हैं. वी नीड टू बी पर्सनली इन्वॉल्व. वो जमाना चला गया जब हम समझते थे कि कार्टून बस टॉम एंड जेरी और वुडी वुडपेकर होता है और बच्चों को लगा देंगे और ये उसके साथ बिजी रहेंगे. नहीं, इस टाइम पे पूरी की पूरी जहन साजी जो है वो इन प्रोग्राम्स के जरिए हो रही है. और वंस ये जहन साजी हो जाती है, इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है. मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इस लेक्चर के लिए और इससे अगला जो आर्टिकल है उसके लिए मैंने काफी स्टडी की. तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वेस्ट में वो लोग क्या बिलीव करते हैं कि कोई शख्स, कोई बच्चा या बच्ची क्यों जेंडर आइडेंटिटी का शिकार होता है. सो उन्होंने भी तो इस चीज को स्टडी किया होगा. तो मुझे जो पेपर्स मिले उनके अंदर एक बात जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग थी और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो ये कि उन्होंने कहा कि 75% ऑफ द पीपल जो कि ट्रांसजेंडर हुए हैं, जिन्होंने ये अपनी आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी चेंज की है, उनसे जब पूछा गया कि तुम्हें पहली बार ये ख्यालात और ये फीलिंग्स किस एज में आए थे, वो क्या एज होगी जो उन्होंने बताई थी? एनी गेसेस? इट वाज 7 years. 75% लोग कह रहे हैं 7 साल. नाउ दिस इज, व्हाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट? व्हाई इज दिस पॉइंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट? जी, बस एग्जैक्टली, बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट. जी, तो क्या
क्या लेसन है हमारे लिए इसमें? Why is this so startling? Why is this so important? 7 years, what does it tell us? बिल्कुल सही. So A, we don't have much time. बच्चे के साथ आपके पास बस यानी 7 years. हमें तो लगता है ना कि हम इनकी परवरिश 7 साल के बाद शुरू करेंगे. अब 7 साल में वो क्या परवरिश है? यानी 7 साल में तो आप उसको नमाज सिखाने का भी हुक्म नहीं है. What do you do till 7 years? बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है ना. इस पे सोचने की जरूरत है. मैं इस पे बहुत डिटेल में अगली उसमें टॉक में जाऊंगा, लेकिन इट्स एक्चुअली यू हैव टू बी द राइट रोल मॉडल. यू हैव टू इमोशनली कनेक्ट विद योर चाइल्ड, और उसने ये सारी चीजें जो है ना एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में देखनी है. ठीक है, तो इस पे हम फिर इंशाल्लाह. और इसी तरीके से ये कार्टून शार्टून देखना, ये तकरीबन आजकल तो कम से कम उम्र होती जा रही है ना शुरू करने की. आजकल तो तकरीबन 1.5 साल के बच्चे को भी माँ और बाप जो है खाना खाने खिलाने के लिए हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं ना, और उसके ऊपर फिर जो भी चीज लगी हो. इसी तरीके से अच्छा, ये जो वेस्टर्नर्स है ना, ये अल्फाज के ऊपर भी बहुत ख्याल करते हैं. तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो थी, जब ये सारा किस्सा शुरू हुआ था, तो उस वक्त जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर था. अब ये इंटरेस्टिंग सी बात है, लेकिन बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि ये तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है. तो LGBTQ कम्युनिटी ने एतराज किया, लॉबी किया, और उन्होंने इसको कहा कि ये नहीं होना चाहिए. और उन्होंने एक और लफ्ज दिया, जेंडर डिस्फोरिया. अब जेंडर डिस्फोरिया भी यही बता रहा है कि कुछ चीज अपनी जगह पे नहीं है. देयर इज सम कंफ्यूजन. डिसऑर्डर से निकल के कंफ्यूजन में आ गए. तो उन्होंने फिर इस पर भी एतराज किया. और अब जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है डोमिनेंटली, वो है जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस. इनकॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब? कि आपके ख्याल में कुछ है और किसी और के ख्याल में कुछ, बस एक इनकॉन्ग्रुएंस है. तो ये वर्ड्स भी इतने मैटर करते हैं. और इसी तरीके से ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इन्होंने जो मेडिकल की किताबें हैं जो डेफिनेशंस देती हैं, उनमें से इस ट्रांसजेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बीमारी से निकाल के, ठीक है, और उसको एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर डाल दिया, which actually serves our concept very well. Why? Because हम भी इसको बीमारी नहीं समझते. हम मुसलमान इस किस्म की जो शहवात हैं, इस किस्म की जो नफ्स से रिलेटेड चीजें हैं, हम उसको बीमारी कह के नहीं खत्म कर सकते कि हाँ ये बीमारी है. तो हम में से कोई भी नहीं समझता कि किसी शख्स को जना करने की बीमारी है. हम में से कोई नहीं समझता कि किसी शख्स को चोरी करने की बीमारी है. तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा हम इसको बिल्कुल बीमारी नहीं कहना चाहते. एक और चीज जब मैं देख रहा था वो ये कि जो इस वक्त बड़ा जिक्र किया जाता है, एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि एड्स के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको कि ART कहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं. तो मैं देख रहा था, तो उसमें इनके अपने जो लिटरेचर है मेडिकल का, उसमें लिखा हुआ था कि इसका मेन गोल ये ART देने का ये है कि एक शख्स जिसको ऑलरेडी HIV का वायरस है, जिसको ये बीमारी ऑलरेडी है, उसके अंदर है, कि उसका वायरल लोड कम किया जाए. यानी ये बीमारी के इलाज के लिए प्राइमरीली नहीं दी जा रही, क्योंकि इलाज उसका ऐसा सच है नहीं, उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, लेकिन ये दी जाती है ताकि उसका वायरल लोड कम हो. बड़े अफसोस की बात यह है कि ऐसा क्यों करते हैं, वायरल लोड क्यों कम करते हैं? ताकि ये शख्स अगर किसी दूसरे शख्स के साथ एक सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको ये बीमारी फैल ना सके. सो उनका पूरा फोकस इलाज में भी इस वक्त यही है कि आप जो कर रहे थे आप वो करते रह सकें विदाउट इन्फेक्टिंग द अदर पर्सन. अब एक और चीज, ये जो यूरोपियन नेटवर्क फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस, मैंने आपको बताया कि इन्होंने तो इसको नाम दे दिया जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस का. तो ये एक ENIGI एक पूरी तंजीम बनी हुई है यूरोप की, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी स्टडी कर रही है ट्रांसजेंडर के ऊपर. और इसके तकरीबन 2600 पार्टिसिपेंट्स एनरोल हो चुके हैं, और 4 क्लिनिक्स हैं यूरोप के अंदर. यानी इतनी बड़ी स्टडी अमेरिका के अंदर भी नहीं हो रही जितनी यहाँ पे हो रही है. दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है. इस स्टडी का की एग्जिस्टेंस, मेयर एग्जिस्टेंस हमें क्या बताती है? So why would people who are so vehemently defending the right of gender identity themselves trying to recruit people and study them? What does it show us? ये चीज हमें क्या बताती है? जी
Mhm. Okay, that's partly very correct. Or so why? Normalization. They're further promoting, they're further propagating. और देखिए, सबसे पहली चीज जिससे पता लगती है कि दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, यानी इंसान है ना वो भी, उनको भी उसी वही की जरूरत है जो हमें मिली हुई है, उनको भी उसी हुदा की जरूरत है, उनको भी अहदिना सिरातल मुस्तकीम की जरूरत है। अब वो तो उनके पास, वो तो नहीं मानना चाहते उसको। जब वो नहीं मानना चाहते तो वो समझ रहे हैं कि देयर समथिंग रॉन्ग, and that's why they are, before they start, they have started justifying it and promoting it, लेकिन at the same time they are trying to understand it as well. तो ये स्टडी बेसिकली ये बताती है कि वो भी हैरान है कि ये क्या हो रहा है, वो भी हैरान है कि क्यों इतने बड़े नंबर्स में, मतलब दिस इज समथिंग अगेन बहुत ही अजीब सी बात है ना, ये लोग एग्जैक्टली दे आर कंफ्यूज। तो देखिए, राइट और रॉन्ग का बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन आप कभी भी इन ममालिक में ना ये नहीं देखेंगे कि वो इन चीजों के मामले में वापस सही रास्ते पे या खैर पे आए। लेकिन वो करेंगे क्या कि वो इसके लिए इलाज प्रपोज करेंगे, इसके लिए तरीके बताएंगे, इसके लिए वो और क्लिनिक्स खोलेंगे, इसको वो फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्टडी हमें ये बताती है दैट दे डोंट हैव आंसर्स, they at the moment are clueless, they are studying these things, ठीक है, they are studying them, these people, उनको रिक्रूट करते हैं, उनसे पूछते हैं किस एज में हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। so this is again alarming for us कि वो लोग जो कि देखें, मैंने आपको बताया हम कल रात को एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जो कि मैं रिकमेंड भी करूंगा। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम 2022 में आई है, उसका नाम है व्हाट इज अ वुमन, एक औरत क्या है, एक बंदे ने बनाई है। तो उसके अंदर वो जाके लोगों से पूछता है, तो अब वो जाके एक सर्जन से पूछ रहे, खातून सर्जन है, और उससे पूछ रहे हैं कि 16 साल की बच्चियों का तुम जेंडर चेंज करती हो। हालांकि 16 साल की बच्ची को सिगरेट लेने की इजाजत नहीं है, गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है, अपने ऊपर परमानेंट टैटू बनाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये टैटू पर रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसका तुम जेंडर चेंज कर रही हो, सर्जरी कर रही हो जो कि लीगल है, और ये बच्ची 2 साल बाद जब रोएगी, पहले तो 67% चांस है ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सो हर 100 मरीज जो आएंगे सर्जरी के लिए, तकरीबन 70 के करीब कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होंगे, जो कि वो अगली सारी जिंदगी भुगत रहेंगे। और जो कर लेंगे, अगर उनको ये होश आया कि यार मैं तो 16 साल में मुझे पता ही नहीं था मैंने ये क्या कर दिया है, एक मूवी देख के या किसी दोस्त की खातिर, तो व्हाट इज दिस, तो वो कहती है नहीं ये तो राइट है, ये तो एक बच्चे का राइट है, और वो तो एडल्ट है। वो अब डिफेंड ऐसे कर रही है कि नहीं 16 साल वाला बस एडल्ट हो चुका है। और मैं उस वक्त बैठ के सोच रहा था कि हमारे यहाँ अगर किसी बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में हो जाए तो उसके ऊपर वो इतना बड़ा वावेला खड़ा कर देते हैं कि यहाँ पे जो है ना चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। और आप जो है खुद बैठ के कानूनी तौर पे, अमेरिका के अंदर इस वक्त 4 या 6 ऐसे अस्पताल हैं जिनके अंदर कानूनी तौर पे आप इस उम्र के बच्चों का जेंडर चेंज कर सकते हैं। जी then they try to find ways to justify what in their heart they know is not correct or doesn't seem correct to them, and then they're lost. बिल्कुल सही, टोटली एग्री, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब जैसा मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रमोशन शुरू हुई थी वो 2013 में हो गई थी, जब इन्होंने ये थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट दिया था। वी नीड टू बी वेरी क्लियर अगेन अबाउट ट्रांसजेंडर। अगर क्वेश्चन, क्योंकि मैं लास्ट टाइम डिटेल में गया था, तो आज क्वेश्चन आंसर्स अगर हो तो आई विल टॉक अबाउट इट, अदरवाइज आई वोंट। फिर मैंने आपको बताया कि नादरा ने फिर ये जेंडर रीअसाइनमेंट वाला एक असूल आया, और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ये सेल्फ परसेप्शन के ऊपर है, तो अगर आप सेल्फ परसीव करते हैं। और फिर उसके बाद एक और चीज जो कि बहुत से लोगों को इतना नहीं पता लगा, क्योंकि इस साल मेन मीडिया को इतना नहीं आया, तो था सारे अखबारों में, लेकिन वो ये कि एक मूरत मार्च भी हुआ है। तो औरत मार्च तो हम जानते थे, अब एक मूरत मार्च हुआ है, और मूरत जो है वो सिंधी जबान में ये वर्ड है जो कि वो ट्रांसजेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने एक ट्रांसजेंडर मार्च किया है जो कि 20 नवंबर को हुआ था इसी साल, और उसके अंदर उन्होंने शराइत रखी तकरीबन कोई 8 या 10। उसमें से जो चौथी शर्त है बहुत क्लियरली जो उन्होंने जिसके लिए मार्च किया वो ये है कि लोगों को जेंडर आइडेंटिटी का हक दिया जाए, सेल्फ परसीव्ड,
यानी अगर कोई कहता है ये लोगों की मर्जी होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए कि कोई किसी भी स्टेज पे किसी भी एज पे अपना जेंडर चेंज कर सके, ठीक है, विदाउट एनी फिजिकल इशू, विदाउट एनी डॉक्टर्स इन्वॉल्वमेंट, विदाउट एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट, ये उनकी आप इसको देख सकते हैं। सो अगेन थिंग्स आर मूविंग वेरी वेरी फास्ट। अगर कोई नहीं जानता तो वो हम लोग हैं, आवाम है, अदरवाइज इन्होंने तो कानून बनाने से लेके कल्चरल्स तक और ये सोसाइटी के अंदर इसके लिए तहरीक चलाने से लेके एवरीथिंग दे हैव ऑलरेडी डन। अब क्विकली हम देखते हैं कि जो वेस्ट का जो सोल्यूशन है, जो मैंने आपको बताया कि वो तो यही है ना कि वो इसके जो सिम्टम्स हैं उसके साथ वो डील कर रहे हैं। तो वेस्ट का सोल्यूशन कितना कामयाब है, तो अगर हम देखें क्विकली ये तीन फिगर्स देखें तो हमें पता लग जाएगा। नंबर 1, उनका गोल ये था इस साल का 2021 का गोल ये था कि उसमें 0.5 मिलियन 5 लाख नए केसेस दुनिया भर में उन्होंने कहा था कि आए तो हम समझेंगे कि बस हम कामयाब है, लेकिन 15 लाख आए, तो 5 की बजाय 15 लाख नए केसेस HIV के दुनिया भर में आए। दिस इज देयर सोल्यूशन। हर 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट का मतलब ये घंटा भी गुजरा है, 30 लोग, ठीक है, 30 एडोलेसेंट गर्ल्स या यंग विमेन नई इन्फेक्शन उनको हो रहा है HIV का, सो एवरी 2 मिनट्स। और उससे भी ज्यादा एड्स की जो पेंडेमिक है वो हर मिनट एक जिंदगी उसने ली है 2001 में, which means a total of 650,000, 6.5 लाख डेथ्स हुई हैं। One of the biggest medical reasons of death जो है इस वक्त ये एड्स बना हुआ है। बावजूद इस सारी ट्रीटमेंट के बावजूद इस वक्त जो भी मेडिकल साइंस इनके पास और जो सारे इनके पास मेडिकल वाले टूल्स हैं, सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट वर्किंग। नाउ जस्ट थिंक, इसी बीमारी को ये यहाँ ले आते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे ना वो टूल्स मौजूद है, ना वो दवाइयाँ मौजूद है, और हम जानते हैं वो दवाइयाँ महंगी भी बहुत हैं, और उनके पेटेंट्स, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो वेस्टर्न कंपनीज के पास हैं। और आपको पता होगा कि तकरीबन 1 साल की जो ड्रग्स हैं HIV की, वो एक एवरेज शख्स की पूरी साल की इनकम से ज्यादा है। तो अगर एक बंदा पूरा साल, एक एवरेज शख्स थर्ड वर्ल्ड का, अफ्रीकन कंट्रीज का, एशियन कंट्रीज का पूरा साल कमाता है और उस कमाई को वो खर्च ना करे, जमा कर ले, तो उससे वो 1 साल की HIV की ड्रग्स नहीं खरीद सकता, ये इतनी महंगी है। तो अपने ममालिक के अंदर तो इन्होंने मुख्तलिफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के जरिए वो करके वो फिर भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ ये चीज जिस तरह की अब आ जाती है तो वी विल नॉट बी एबल टू कंटेन इट। क्विकली इस्लाम के सोल्यूशन पे बात करते हैं। ज्यादा डिटेल बात जो है इस पे अगले उसमें करनी है मैंने बहुत डिटेल में, लेकिन अगर हम क्विक सी बात करें कुछ पॉइंट्स, तो पहली चीज ये है कि देखें इस्लाम के अंदर जो भी सेक्सुअल एक्सप्रेशन है वो निकाह के फ्रेमवर्क के अंदर है। तो खाली ये चीज इस सब चीज को बहुत ही मतलब लिमिट कर देती है, एक बड़ी फ्रिंज सी चीज रह जाती है अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी जो चीज है वो बहुत जरूरी है, और वो ये है कि मैरिज के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना। और यहाँ पे फिर वो बात आती है कि क्या हमारी सोसाइटी के अंदर जो ड्रामे बन रहे हैं, जो फिल्में बन रही हैं, जो कॉन्सेप्ट्स फैलाए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे जैसा मैंने शुरू में भी कहा, चाहे वो ये विमेन एम्पावरमेंट की चीज है, चाहे फेमिनिज्म की ये चौथी वेव जिसकी बात हो रही है, चाहे ये ट्रांसजेंडर की जो नई लानत आई है, क्या ये सब कुछ फैमिली को स्ट्रेंथन कर रहे हैं? क्या ये सब कुछ मैरिज के इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन कर रहा है? आप अभी यंग लोगों से पूछना शुरू करें, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, तो यंग लोग तो इस वक्त शादी से भी बेजार नजर आते हैं। यू आज तक वो कहते हैं यार हमने तो कोई कामयाब शादी देखी नहीं, हम तो इस चीज को हम वैल्यू नहीं करते, विच इज रियली समथिंग सरप्राइजिंग। जस्ट 20-25 ईयर्स बैक हमारे साथ जितने लोग होते थे उनकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि शादी हो जाए, ठीक है, और अब कुछ अजीब सा एक सिस्टम। फिर इसी तरीके से हमें बड़ी क्लैरिटी लाने की जरूरत है और असर्ट करने की जरूरत है जेंडर रोल्स को। ये जो जेंडर रोल्स का कॉन्सेप्ट है, अगेन नेक्स्ट टॉक में इस पे और डिटेल में बात होगी। और फिर इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर दैट इन इस्लाम देयर इज नो थर्ड जेंडर, दैट इन इस्लाम देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसजेंडर। मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने कहा अगर क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आएगा तो मैं फिर डिटेल में जाऊंगा। और इसी तरीके से ये जो कौम लूत वाला फेल है, इसके बारे में तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कंक्लूड करते हैं जो भी चीजें हमने डिस्कस की उन सारों को। तो पहली चीज
द बैड न्यूज के वी आर इन अ कंसंट्रेटेड एपिडेमिक। तो ये जो खास किस्म के की पॉपुलेशन जिसको कहते हैं उनके अंदर ये इस वक्त बहुत ही तेजी से फैल रहा है। जो बड़ा रीजन बता रहे हैं एक्सपर्ट्स, वो बता रहे हैं, अच्छा अगेन वेरी सॉरी दैट आई एम शेयरिंग दिस, लेकिन ये जो मेन टू मेन या मेन हैविंग सेक्स विद मेन है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पाकिस्तान में 18 to 24 इयर्स की जो लड़कों की पॉपुलेशन है उसमें ये सबसे ज्यादा है। See, again something very very sad. Strong agenda for LGBT promotion worldwide. तो पूरी दुनिया इस वक्त जो है इस सारे एक फितने से गुजर रही है और वहां पे उसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है, और पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन। ठीक है, पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है, मुसलमान दुनिया के और ममालिक कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर कोई स्टेज में कहीं थोड़ा सा आगे, कोई इस वक्त रूल्स बनाने की स्टेज पे है, कोई इस वक्त फिल्में बनाने की स्टेज पे, और कोई उससे भी आगे निकल गया है, और वहां पे अब इस चीज को आम हो चुकी है, होती जा रही है। ये भी हमें क्लियर होना चाहिए कि जो भी वेस्टर्न सोल्यूशन है, क्योंकि वो सिम्टम्स, हर चीज में वो सिम्टम्स के साथ डील करते हैं, वो कभी भी रूट कॉज की तरफ नहीं आते हैं, वो कभी भी इंसान की फितरत को जैसा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया है उसको उस तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इस वजह से उनके सोल्यूशंस काम नहीं करते। ठीक है, और वो अपने सोल्यूशंस अपने लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो वहां पे फिर पैसा जो है पानी की तरह बहाते हैं। तो अगर वहां पे किसी को कोई जख्म है जिससे कि खून निकल रहा है और उसको आपने फिक्स करना है, तो वो अगर वो प्लास्टर लगा के भी कर रहे हैं, तो उनके पास इतने प्लास्टर मौजूद हैं कि वो इतने लगा देते हैं कि शायद वो उस खून को टेम्पररी रोक भी पाते हैं। लेकिन हमारी सिचुएशन तो बहुत डिफरेंट है, और इस्लाम का जो सोल्यूशन है वो हमेशा हर चीज में रूट कॉज को एड्रेस करता है। ये मेंटालिटी भी हमने समझनी है, इसको हमने अपने अंदर जो है ना इनकलकेट करना है कि इस्लाम जो है वो हमें बड़ा ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बड़ा ही मुख्तलिफ जाविया देता है चीजों को देखने का। वेदर इट इज द सिंपल थिंग कि मेल क्या है, फीमेल क्या है, इनके रोल्स क्या हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए। तो इस्लाम जो है वो हमेशा रूट कॉज के ऊपर फोकस करता है। और तो आखिरी चीज फिर यही है कि इट्स रियली समथिंग व्हिच वी हैव टू डिसाइड वेदर वी थिंक कि अब वक्त आ गया है कि हम जो है ना अल्लाह सुब्हानहू ताला का जो दीन है उसको अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करें, उसकी जो है ना तरवीज के लिए काम करें, या अभी भी हमें लगता है कि हमें और कोई मौका मिलेगा और चीजें अभी भी इतनी खराब नहीं हुई है। तो जज़ाकल्लाह खैर, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर क्वेश्चन आंसर्स अब हम ब्रेक के बाद करेंगे या कैसे? ब्रेक के बाद जब क्विक टी, ठीक है, चाय का ऑफर करेंगे 15 मिनट के लिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आप बस ठीक होगा, बिल्कुल सही है। तो क्विक टी एंड देन वील कम बैक फॉर क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू। ऊपर जाना है, चाय के लिए ऊपर जाना है, सेकंड फ्लोर। इसको स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि HIV की सोशल अवेयरनेस कितनी है हमारी सोसाइटी में, और इसको कैसे डिस्कस किया जा सकता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि आपने कहा ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, बट डज इट ओनली ट्रांसमिट बिटवीन पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन सेम सेक्स, या किसी और तरह से भी ट्रांसमिट होती है? सही, ऐसा है कि एक तो मैंने मैकेनिज्म बताया ना जो कि प्रीडोमिनेंट था तकरीबन 2017-18 तक ना, वो था ये सिरिंजों के जरिए, क्योंकि जब एक बंदे का ब्लड या कुछ और बॉडी फ्लूइड्स दूसरे बंदे के ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के साथ इसमें कांटेक्ट में आते हैं तो तब ये स्प्रेड होती है। अब उसकी जो चांसेस हैं अदर देन के मेडिकल प्रोसीजर्स के अंदर एहतियात न बरती जाए, एक तो वो हो गया, जो कि काफी हद तक दुनिया ने तो बहुत काबू पा लिए। पाकिस्तान में भी अब इतने बुरे हालात नहीं है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन जो है वो हर जगह मेडिकल्स का एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है ना, हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन सकता, इसी तरह मेडिकल स्टाफ, उनकी सर्टिफिकेशंस, तो वो वाले मामला अब काफी हद तक कंट्रोल्ड है, एक्सेप्ट फॉर एक कैटेगरी जो कि ड्रग यूजर्स की है, खासतौर पर जो ये हैवी ड्रग्स, इंजेक्टेबल ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें अफीम वगैरह, हेरोइन वगैरह ये चीजें आती हैं। और दूसरी जो फिर आपने जैसा बताया कि ये जो सारा सेक्सुअल जो है एक्ट उसके जरिए ही प्राइमरीली, तो अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में ये एक मोड जो है वो डोमिनेंट है इसके स्प्रेड का, और इसके अलावा ऑलमोस्ट कोई और शक्ल नहीं है। सो नॉर्मल कांटेक्ट से, नॉर्मल चीजों से इससे नहीं, ये मच्छर से फॉर इंस्टेंस लोग समझते हैं जैसे डेंगू स्प्रेड होता है, तो नहीं, ये इस तरह नहीं स्प्रेड होता। तो अगर एक शख्स है जिसको HIV है और उसको मच्छर काट ले और वही मच्छर किसी और शख्स को काटे, तो इससे HIV नहीं स्प्रेड होती। तो क्वेश्चन ये कि
हम तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते इस्लामिकली सोशली, देन हाउ इज इट स्प्रेडिंग? वही मैंने आपको बताया कि इट इज रियली सैड कि हमारी जो अवाम है उसकी एक डायरेक्शन है, और हमारी जो अशराफिया है, जो हमारे रूलर्स हैं, जो कि जिनके हाथ में है जॉयलेंट मूवी को बैन करना या ना करना, उनकी एक डायरेक्शन। तो उनकी जो डायरेक्शन है वो इस किस्म की चीजों में इन्वॉल्व भी हैं, और वो इस किस्म की चीजों की प्रमोशन में भी इन्वॉल्व है, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अभी भी स्टिल ये अगर आप सोचें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। इतने बड़े मुल्क के अंदर 1,65,000 टोटल केसेस होना कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, ठीक है, यानी इट्स समथिंग विच इज लिमिटेड, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट रेस करने वाला है वो ये कि जिस तरफ हम चल रहे हैं और जिस तरीके से हम इन चीजों को, इस आजाद ख्याली को और इस सारी लिबरेशन को एक्सेप्ट और प्रोमोट कर रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि देखें अभी भी ना, इफ यू गो टू वेस्टर्नाइज्ड स्कूल, अंग्रेजी स्पीकिंग ये जो स्कूल है, वहां पे जाके आप देखें, लोगों से बात करें, तो अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ और माहौल मिलता है। तो दे आर नॉट रियली रिफ्लेक्टिव ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो कुछ और वैल्यूज कैरी करती है। खराबियां होना, खामियां होना एट एन इंडिविजुअल लेवल एक चीज है, वो हमेशा रहेंगी। वो तो इवन हम जानते हैं कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज थी उसके अंदर भी इंडिविजुअल्स के अंदर थी खामियां, उनको सजाएं मिलती थी। लेकिन ये कुछ और लेवल है, यानी एक सोसाइटल लेवल के ऊपर आप उसको प्रमोट करें, आप उन चीजों को इजाजत दें, आप ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप करें, ऐसी सजाएं भी डेवलप करें, ऐसे कवानीन भी बनाएं जो कि असल में इन चीजों को इनकरेज कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज है। तो मतलब ये वो दिन, फिर अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये चीज एक मेन स्ट्रीम, एक आम, जिस तरह के कोविड थी तो इस तरह हम इसके साथ भी लड़ रहे हैं। तो इसकी कुछ सजा है हमारे मुल्क में? अच्छा, इट्स ए गुड क्वेश्चन। जब मैंने इंडोनेशिया की ये खबर सारी देखी, जब उन्होंने ये कानून बनाया और इसको पनिश किया कि जी पनिशमेंट होगी, और फिर उसके बाद उसके ऊपर बाबेला मचा, तो मेरे जहन में भी ये सवाल आया कि फौरन एकदम कि जी पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस क्या कोई रूल मौजूद है, कानून मौजूद है? एक तो सिंपल जवाब ये कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने नहीं चेक किया पाकिस्तान के उसके पीनल कोड को कि किस किस चीज की क्या सजा है। लेकिन जनरली आई थिंक वी ऑल नो कि हमारे यहाँ इस किस्म के प्रोमिस्कुअस बिहेवियर की सजाएं हैं, हमें ये बात पता है। लेकिन और वो एग्जैक्टली क्या है, तो मेरे ख्याल में वो भी इसी तरह ताजीरात पाकिस्तान के तहत कुछ चीज की 5 साल 10 साल इस किस्म की है। मैं एग्जैक्ट देख लूंगा और शेयर भी कर सकता हूँ। लेकिन जो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि क्या वो सजाएं कभी किसी को मिली भी हैं या नहीं। तो अगर 5 साल है, 10 साल है, क्या हमारे यहाँ, क्योंकि बात वही है कि देयर इज अ ह्यूज ड्राइव ऑफ कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी। अब ये कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी स्टेप्स में चलती है, ये मैं समझने की जरूरत है, ठीक है। ये इस तरह नहीं होता कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ आ जाएगा। अब वो स्टेप्स क्या हैं, कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी के स्टेप्स क्या हैं? तो मैं एक बात कहता हूं कि देखें, दिसंबर का महीना है जिसको कि हम शादियों का महीना कहते हैं, और इसी वजह से बहुत से हमारे साथी हजरात हम डिस्कस कर रहे थे, वो आ भी नहीं सके, कुछ ने अपोलोजाइज किया क्योंकि मुख्तलिफ फंक्शंस चल रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा खाली अगर गौर करें उन शादियों के फंक्शंस के ऊपर, कि उन शादियों के फंक्शन, यानी एक चीज है, आप एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, और आप जो है उस चीज को शुरू भी कुरान से कर रहे हैं कि जी आप निकाह का खुतबा हो रहा है, और आप फिर बच्ची को रुखसत भी कुरान के नीचे से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इन बिटवीन, अगर हम इन बिटवीन देखें तो रियली इट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर प्रोमिस्कुअस बिहेवियर अमंग्स द यूथ। यानी उसके अंदर लड़के लड़कियों के नाच हैं, किस किस्म के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, किस किस्म की फ्री मिक्सिंग हो रही है, ये सारी चीजें। और अब अगेन, क्या आज से 10 साल पहले कोई बाप प्राउडली कह सकता था कि मैं अपनी बेटी के साथ नाचूंगा या नाचा हूं? नहीं हो सकता था ना। अब ये चीज वायरल हो जाती है। अब अगर एक बाप अपनी बेटी के साथ नाच रहा है तो सारे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सारे उसको शेयर कर रहे हैं। और तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि वेरी स्लोली वी आर फॉलिंग इनटू दिस ट्रैप। और बरसीसा की कहानी आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुनी, बरसीसा की कहानी? तो वो जो स्टोरी है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
हो सकता है कि मुझसे कुछ 19-20 हो जाए, लेकिन दिस स्टोरी हमारी बुक्स में नरेटेड है, हमारी हिस्ट्री बुक्स में नरेटेड है कि देयर वाज दिस पर्सन बाय द नेम ऑफ बरसीसा, जो कि बहुत ही इबादत गुजार, बहुत ही ख्याल रखने वाला, ये प्री इस्लामिक एक कैरेक्टर है, ये पर्सनालिटी है प्री इस्लामिक। और वो शख्स जो है वो बस अपने अपने जो है ना इबादत गाह के अंदर रहने वाला शख्स। और कुछ लोग थे, 3 भाई थे, आई ट्राई टू मेक इट क्विक, लेकिन 3 भाई थे, वो जिहाद पे लड़ने के लिए जाना चाह रहे थे, और उनकी एक बहन थी। तो उन 3 भाइयों ने सोचा कि हम इस बहन को किसके हवाले करके जाएं, तो उनके जहन में बरसीसा आया, और वो गए बरसीसा के पास और उन्होंने कहा, तो बरसीसा ने फौरन इनकार कर दिया, और उसने फौरन इनकार कर दिया ये सोच के कि मेरी तो ये महरम नहीं है, मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूं, मैं इसको कैसे रख सकूं, इनकार। तो इनकार करने के बाद शैतान उसके पास आया, और शैतान ने उसको कहा कि देखो, तुम्हारे इसको इनकार करने की वजह से ये भाई जो है जहाज पे जाने से रह जाएंगे, एक अच्छा काम करने से रह जाएंगे, तो तुम खैर है, मतलब चीज तो ठीक नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो और इसको रख लो, और ऐसे रख लेना कि ये घर के अंदर रहे या ये मस्जिद के अंदर रहे, तुम घर के अंदर रहना, ठीक है, जो भी इबादत गाह थी उस वक्त के लोगों की, और कोई इंटरेक्शन नहीं। तो उसने जो है ना शैतान के बरगलाने पे वो एक छोटी सी चीज की, उसने कहा कि चल ठीक है, बस मैं इसको इस तरह रख। और एज द स्टोरी गोज, उसने पहले जो है ना उसको फिर खाना देना शुरू किया, तो वो उसको कहता था कि तुम दरवाजा खोला करो और मैं अंदर रख दूंगा। और फिर उसके बाद उसको शैतान ने कहा कि कितनी अजीब सी बात है कि उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, तुम उसको देखते नहीं हो। फिर उसने जाकर उससे बात करना शुरू की, और होते होते हुई फेल प्रे, और उसने जो है ना उस के साथ कुछ गलत काम किया, और उसके नतीजे में इवन एक बच्चा पैदा हो गया। और उसके बाद जब उसके भाई आने वाले थे, तो इसने डर के मारे उस खातून को और उस बच्चे को मार दिया, और एक झूठी कब्र खोदी कहीं बाहर, बताने के लिए कि ये मर गई है, और असल में उसको कहीं घर के अंदर ही दफना। अब ये भाई आते हैं और कहते हैं हमारी बहन, तो कहते हैं वो बहुत बीमार हुई थी और वो मर गई, और ये उसकी कब्र है। वो भाई जो है ना दुआ करके चले जाते हैं। अब एक भाई रात को ख्वाब में क्या देखता है कि उसके पास शैतान आता है और उसको बताता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, और सबूत के लिए कहता है शैतान उसको कि जाओ जाके उसके घर के अंदर देखो, ये कब्र मिलेगी, और उस कब्र के अंदर न सिर्फ तुम्हारी बहन होगी बल्कि इस तरह बच्ची। वो भाई जब उठता है ख्वाब से, तो जो बाकी 2 भाई होते हैं उन्होंने भी एग्जैक्टली यही ख्वाब देखा होता है। अब वो तीनों चले जाते हैं, उसको कन्फ्रंट करते हैं, देखते हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड। तो वो उसको पकड़ के बादशाह के पास ले जा रहे हैं कि इसको सजा दी जाए। नाउ इन दैट प्रोसेस शैतान फिर से बरसीसा के पास आता है, और बरसीसा को कहता है कि दी मैंने ही तुम्हें इस हालत पे लाया हूं, और मैं ही तुम्हें इससे निकाल सकता, लेकिन इसके लिए तुमने एक काम करना है। क्या काम करना है? कि तुमने जो है मुझे सजदा करना। तो वो बंदा सोचता है कि यार इतना बड़ा प्रॉब्लम है और सब, तो मैं क्या करूं? तो वो उसको सजदा कर देता है, और फिर उसके बाद शैतान उसको कहता है कि बस ये लास्ट चीज थी जो मुझे तुमसे चाहिए थी, अब जाओ, अब तुम्हें सजा मिलेगी, बस ठीक है। मतलब जाहिर है शैतान जो है वो अपना, ही वुड नॉट कीप हिज वर्ड। नाउ इफ यू लुक एट द स्टोरी, व्हाट डज इट टेल यू? कि एक बंदा जो कि एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था, वो छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करना लेड हिम टू द वर्स्ट थिंग, कि वो सजदा करने के लिए तैयार हो जाता है शैतान को, और उसके बाद जो है ना उसको उसकी जिंदगी भी फिर खत्म हो जाती है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू एवरी सोसाइटी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस टू एवरी ह्यूमन बीइंग, कि हम ये छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं उन चीजों में जो हमें बहुत ठीक तरीके से मालूम है, लेकिन हम कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता, आज कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो शादी है, ये तो कजन है, ये तो ऐसे, ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, जो भी मामला आप ले लें उसके अंदर यही हो रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेबिलिटी डेवलप हो रही है, और ये होते होते अब जहां हम पहुंच गए हैं, जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मतलब कोई शक नहीं है होना चाहिए किसी को कि हम जो है ना उस जगह तक नहीं पहुंच जाएंगे जहां पे वेस्ट इस वक्त खड़ा है। वी आर ऑलमोस्ट देयर अनफॉर्चुनेटली। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं आई वुड रियली, बिल्कुल ऐसा ही है, इट्स नॉट समथिंग गुड। और देखें, अगर हरम में, अगर मस्जिद नबी में, अगर मसाजिद के अंदर ये सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है कि औरतें अलग खड़ी हैं और मर्द अलग हैं, तो हम क्लासरूम में जहाँ पे कि 15, 16, 17 साल के लड़के लड़कियां हैं, तो दिस इज यू आर टेकिंग टू बिग अ रिस्क, टू बिग अ रिस्क, नहीं होना चाहिए। सर
लड़की भी लड़का होती है और फिर वो माइंड भी चले मैं और आगे एकदम सही। तो यस, मेरा ये ख्याल है कि अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने बताया ये वाकयात ज्यादा होते हैं। वेस्ट में ये हुआ कि सेलिब्रिटीज मतलब मशहूर लोग जो हैं दे स्टार्टेड कमिंग आउट और उसके बाद फिर एक तूफान बदतमीजी शुरू हो गया जिसमें कि बस इट बिकेम अ नॉर्म। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस सर, अभी आप बात कर रहे थे कि सजा की, उस बेस पे फिर उस लड़की या जो भी वो लड़का बाद में बनी उस पे कोई इशू सामने नहीं आया, बस उसकी चंद वीडियोस वायरल हुई, मशहूर एंकर्स ने उनकी वीडियो की और उसके बाद बस बात खत्म हो गई। अच्छा, नॉट एन एक्सपर्ट ऑन लीगल थिंग्स, ठीक है, मैं इसको चेक करूंगा, लेकिन मैं आपको एक दो चीजें बताता हूँ। पहली बात ये है कि अगर हमारे मुल्क की आप बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जो सोशल मैटर्स हैं सोशल के अंदर आ जाता है तो इनके ऊपर ऑलमोस्ट कोई सजाएं नहीं मिलती। सो इट नेवर हैपेंस, ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं मिलती। लेकिन मैं आपसे एक दूसरी चीज डिस्कस करता हूँ। एक इस्लामिक सोसाइटी, प्रॉपर इस्लामिक सोसाइटी, उसके अंदर इन चीजों के ऊपर सजा तो मिलेगी, लेकिन जो मेन रोकने वाली चीज होगी ऐसी चीजों को होने से वो असल में सजा नहीं होगी। सजा वुड बी द लास्ट, क्या कहते हैं, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जो मेन लाइन ऑफ डिफेंस है ना, जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, वो तो हमें समझ में आता है, तकवा है। मैंने लास्ट टॉक में भी कहा था, यानी यू नीड टू डेवलप, हमें एक सोसाइटी खड़ी करनी है जिसके अंदर ये अपने नफ्स को के अंदर झांकने का, अपने नफ्स का तज़किया करने की एबिलिटी मौजूद हो। एंड दैट इज एक्चुअली पेरेंटिंग का गोल नंबर 1 यही होना चाहिए कि यू प्रोड्यूस पीपल, आप जो है ना बच्चे रेस कर रहे हैं जो कि अपने अंदर झांक सकें, अपना कंपैरिजन कर सकें विद द टेम्पलेट जो कि हमें इस्लाम ने दिया कि हम कहाँ खड़े। लेकिन जो दूसरी बड़ी चीज है वो सोसाइटी है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोसाइटी, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर कि हजरत उमर थे, हजरत उस्मान से उनसे जब पूछा गया, उन्होंने पूछा कि जी क्या चीज है जो कि रोकती है गुनाह को होने से, तो पहली चीज जो है ना वो तकवा है, दूसरी चीज जो है वो सोसाइटी, और तीसरी चीज फिर सुल्तान की स्वॉर्ड। तो दैट्स द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो सोसाइटी की जब बात करते हैं तो मैं यही कह रहा हूँ कि सोसाइटी इस वक्त एक बड़ा ही गलत रोल प्ले कर रही है, विच इज एक्चुअली कंड्यूसिव फॉर सच थिंग्स टू हैपन इंस्टेड ऑफ। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए, हम जब अपने घर के अंदर 10 चीजें इस्लाम से हट के करते हैं और अपने बच्चों को करने देते हैं और उन पे रेस करते हैं, तो अब उनको तो 11वीं 12वीं 13वीं चीज का भी आइडिया आएगा। व्हेन दे कम टू अस और वो कहते हैं कि ये मैंने करना है, तो फिर हम उन्हें कहते हैं नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, ये तुम क्या कह रहे हो। तो उनका दिमाग कैसे काम करता है, उनका दिमाग ऐसे काम करता है कि यार 10 चीजों के ऊपर भी तो इस्लाम का मसला था, इन लोगों ने तो मुझे मना नहीं किया, तो व्हाई इज इट ऑल ऑफ अ सडन कि ये 11वीं चीज इनके लिए प्रॉब्लम है। फिर वो मजीद ये सोचते हैं कि ये असल में मेरे माँ बाप का सोसाइटल इशू है, इनके जमाने में इस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं थी, इसलिए इससे मुझे ये मना कर रहे हैं, और जिन चीजों की एक्सेप्टेंस थी उनसे मुझे उन्होंने कभी मना नहीं किया। हालांकि अल्लाह के नजदीक तो दोनों, मतलब पर्दा ना करना, मिक्स्ड गैदरिंग्स करना, एक पराये मर्द या औरत के साथ खुलवा में होना, ये सारी चीजें जो हैं वो मना है, लेकिन हमने उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अगेन ये इस तरीके से तो जो सोसाइटी का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स फिर उसके बाद जो स्टेट का रोल है, हुकूमत का रोल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सोशल इश्यूज के लिए, चाहे वो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं, ठीक है, आप देखते जाएं उनके अंदर जो स्टेट की इंटरफेरेंस है ना, काफी मुश्किल है। वो सिर्फ तब भी हो सकती है जब बिल्कुल साबित हो जाए, जब कोई खुद से कह रहा हो। तो मैं ये मानता हूँ कि इस टाइम पे तो लोग खुद से कह रहे हैं, तो एटलीस्ट जो खुद से कह रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं, उसको तो होनी चाहिए सर, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये है कि तो उसको मैं देख लूंगा इस चीज को कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मेन जो चीज है वो है हमारे अंदर, हमारे जो नफ्सिया है उसको इस तरीके से डेवलप करना कि हमें ये खुद से समझ में आए और हमारे अंदर ये एबिलिटी हो कि हम अपने आप को सेल्फ करेक्ट भी कर सकें, और कोई और जब हमें कह रहा है तो हम अपने आप को करेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। और दूसरी चीज जो है वो सोसाइटी का रोल। सर, हमारी सोसाइटी में तो ये चीजें बहुत नॉर्मलाइज जैसे कि हो रही हैं
जैसे कि उन लोगों के उस लड़की के जो हुए थे इंटरव्यूज वगैरह, उसमें बस हंसी मजाक में वो इंटरव्यूज हो गए, उसकी बात लोगों तक पहुंच गई कि उसका क्या माइंडसेट है। और उसकी तरफ से ये बयान भी सामने आया कि उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट किया है जेंडर चेंज करने में। तो आई थिंक फिर तो ये सारा फिर सोसाइटी का ही मामला है कि सोसाइटी ने उसको हंसी खुशी बस कबूल कर लिया या चुप हो गए, तो फिर कानून तो या हुकूमत तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकेगी ना फिर। आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए वी कैन प्ले अ रोल। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये असल में तो अगर मतलब 20 लोग हैं तो ये 20 खानदान बैठे हैं। इट इज योर ड्यूटी नाउ कि आप जाएं और अपने खानदान के अंदर इन इश्यूज को बड़ों के साथ छोटों के साथ रेस करें। मतलब ये, और इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर के लिए उनको भी लेकर आए सो दैट दे बिकम अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन, दे कैन आस्क क्वेश्चंस, दे कैन सजेस्ट टॉपिक्स, ये सारा कुछ। तो मैं फिर ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नॉट रीच्ड डेड एंड। और हमें ये पता है कि इस उम्मत के अंदर बहुत खैर है। हमें ये बात भी जहन में रखनी है कि इस उम्मत के अंदर इनहेरेंटली ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल खैरु फी अल खैरु फी अल खैरु फी वला उम्मती अला यौमिद्दीन। अब मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, लेकिन ये कि मेरे अंदर खैर है और इस उम्मत के अंदर खैर है तारोज़े क़यामत। तो मतलब वी नीड टू बी दैट खैर। हमें वो खैर, वो गुडनेस हमें बनना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें खराब डायरेक्शन में जा रही हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? मैं काफी सारे लोगों को कॉमन सेंस है कि ये चीज से क्या क्या ये एफएक्सी बदले के पानी की छोड़े से भी हो सकती है। नेक्स्ट तो चलेगा तो लाइट दरअसल सबसे पहले ड्रामा सीरियल बनना था पाकिस्तान में। हम या फिर कहा उसमें ये था कि उस लड़की का जो हस्बैंड होता है उसको एड्स हो जाती है, और रीजन बाद में सामने आती है कि उसने ना उसका जो दोस्त था वो उसकी वो शेविंग का जो टूल्स वगैरह होते हैं, रोजर वगैरह, वो इस्तेमाल करता था। तो उसकी दोस्त ने हल्दी की वजह से उसका दोस्त खुद यानी अलग से चीजें ही खरीदा था, उसमें दोस्त की इस्तेमाल करता था, उसकी वजह से उनका मियां बीवी का रिलेशन खराब हुआ था, उनका फैमिली खराब हुआ। हाँ, मतलब मैंने कहा ना, ये वो यूजेज में आ जाता है जो कि आप दूसरे की, जैसे कि इंजेक्टेबल ड्रग यूजेज वाली चीज है तो ये ब्लेड वेड। लेकिन अगेन इट्स वेरी वेरी रेयर। अगर आप देखें तो ये ब्लेड इज नाउ वन ऑफ द चीपेस्ट आइटम्स यू कैन बाय ना। तो मतलब रियली एक्सट्रीम कैजुअल, अगर कोई ऑलमोस्ट जानबूझ के अगर ऐसा कर रहा हो तो एक अलग बात है, वरना व्हाई वुड समवन यूज समवन एल्सेस ब्लेड, और व्हाई वुड लोग तो आजकल अपना ब्लेड को दोबारा नहीं इस्तेमाल करते। इन चीजों की जो अवेयरनेस थी आज से 20-25 साल पहले, हम जब जाते थे बार्बर शॉप में तो बड़ा डर लगता था, लेकिन नाउ इट्स वेरी वेरी कॉमन कि वो आपके सामने जो है ना, या डिस्पोजेबल इस्तेमाल करते हैं या नया खोलते हैं। बट यस, ऑफ कोर्स दैट इज अ पॉसिबिलिटी। Thank you very much for enlightening us on this sensitive topic. We really appreciate. I believe so. These dark forces had been acting upon us, on society, people, men and women, since long. As you have given one example of the history, it was there, and Qawm-e Lut example is also in front of us. These had always been there, and this is still there. Now they are abhi aaye hain with lot of preparation and with targeted mindsets of to the people of particular area, especially the areas which are green on the map. They're especially targeting Muslim communities, because मुसलमान की जो अल्लाह का वादा है वो मुसलमान के साथ उस वक्त है जब वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। अगर वो अपने इस्लाम से हट जाए तो ये तमाम नेगेटिव फोर्सेस उस पर अटैक करेंगी, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू प्रोटेक्ट। तो इसका जो दिफा है, आई बिलीव सो, इसका दिफा उसी में है। मतलब ये चूंकि फोर्सेस पहले से थी, डार्क फोर्सेस, इसका दिफा उस वक्त भी यही था कि जो मुसलमान मोमिन बने, ईमान की दौलतों से सरफराज हुए, अपने अमाल से उन्होंने अपने आप को मजबूत किया,
तो ये जितनी नेगेटिव फोर्सेस हैं दे विल डिफीट देमसेल्फ। रोशनी जो है वो अंधेरे को खुद खत्म करती है। आई डोंट नीड टू फाइट विद द डार्कनेस, आई नीड टू ब्रिंग माई ओन लाइट। जब मैं अपनी लाइट लेकर आऊंगा अपने घर के अंदर, अपने दोस्तों में, अपने मुआशरे में, जहां मैं काम करता हूँ, वहां ये डार्क फोर्सेस खुद बहुत खत्म होती जाएंगी। वी नीड नॉट टू पैनिक, हमें जरूरत नहीं है इससे अफ्रेड होने की। अवेयरनेस इज अ गुड थिंग, यस वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट कि थ्रेट क्या है, बट वी नीड टू बी एज अ मुस्लिम। अल्लाह ने हमेशा हमें उम्मीद और खौफ का बताया है। अल्लाह से डरते रहें लेकिन अल्लाह से उम्मीद भी रखें। अल्लाह ने एक मुसलमान को कभी भी मायूसी का वो दर्श नहीं उसने रास्ता बताया। मायूसी गुनाह है। तो हम अपना इंडिविजुअल लेवल पे और एज अ फैमिली लेवल पे, सोसाइटी में जिस मुकाम पे भी हम हैं, अपने अपने अमाल को दुरुस्त करें, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक हम चलें, तो आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि हम इससे नहीं निकल पाएंगे। ऐसे थैंक यू। टोटली एग्री। मैं बस सिर्फ रीइटरेट कर दूं जो इन्होंने बात की उसको, कि यस, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। सो मायूसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि that's one। एक और चीज थिंग्स एट अ सिस्टेमिक लेवल, मेरे ख्याल में ये बड़ा एक जरूरी आंसर है जो कि हमारे अंदर हो कि भाई क्यों ऐसा है। मैंने जैसा कहा, क्यों ऐसा है कि जॉयलेंट मूवी जो है उसको आपने सर पे चढ़ा दी है और आप उसको एयर करने पे तुले हुए हैं और आप उसको कर भी रहे हैं। क्यों ऐसा है कि आप जो है ना ट्रांसजेंडर एक्ट हमारे जैसे मुल्क के अंदर आप नाफिज कर रहे हैं। क्यों ऐसा है कि आप नादरा को इख्तियार दे रहे हैं कि कोई भी जाके अपना जेंडर चेंज कर सकता है। वाई? तो उसके लिए हमें ना थोड़ा सा वहां पे हमें थोड़ा सा मे बी सख्त होना पड़ेगा और हमें सवाल पूछना पड़ेगा। और हमारी ये जो सख्ती है, ये हमारा जो गम और गुस्सा है, ये जो इक्तदार के ईवानों में लोग बैठे हैं उनको महसूस होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए। और क्योंकि वो लोग बड़े फ्लेक्सिबल हैं, वो मोम की नाक की तरह है, तो वो जो है ना अपना नैरेटिव चेंज करते हैं। जैसा मैंने बताया कि वो आपके कहने पे कभी रियासत मदीने का जिक्र करेंगे, कभी इस्लामिक टच लेके आएंगे, कभी वो सुलह हुदैबिया को इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपके प्रेशर में करते। तो आपकी तरफ से जब प्रेशर होगा, जैसा कि 2018 में पास हुआ कानून 2022 में दोबारा रिकंसिडर होगा, तो बना चुके थे, वो तो एक एक्ट है, बिल पेश हुआ था, एक्ट बन चुका था। तो इसी तरीके से ये जो एक्टिविज्म है, ये हमारे पार्ट में बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास हाथ से रोकने की नहीं है वो एबिलिटी, तो एटलीस्ट हम जुबान से रोकें। जैसे कि अब सोशल मीडिया का दौर आ गया तो हर कोई यूज करता है, तो सोशल मीडिया पे एटलीस्ट हमें बुराई को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सही। और जैसा कि यहाँ से एक पार्टिसिपेंट उसको कह रहे थे कि इस किस्म के प्रोग्राम्स कराने की जरूरत है। स्कूल, मैंने बताया था कि मैं यूनिवर्सिटी में करता हूँ, तो वो कह रहे थे कि स्कूल्स में भी, तो आई टोटली एग्री। इधर से पहले एक सवाल बोल यहाँ से जी। अच्छा, पहले एक ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं, फिर आप दोनों का सवाल। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर साइमा, आप ऑनलाइन आपका सवाल है, प्लीज पूछिए, हम सुन रहे हैं। मुझे ना 2 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने हैं। पहला तो आपने जो कहा ना कि हम यूनिवर्सिटीज लेवल पे जैसे सेग्रीगेशन और ये सारी चीजें, अब हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। हमने अपने बच्चे तो इसी प्लेटफॉर्म पे रखने हैं ना, यहीं पे पढ़ाना है, उनको डिग्रीज भी दिलवानी है। तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं अपने बच्चों को इस सारे जो है हमारे इर्द गिर्द जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, इसमें मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रेज अप करने के लिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन बचती है। सेकंड जो पॉइंट आपने कहा कि यहाँ जो इस वक्त आपके पास 20 लोग हैं, वो 20 खानदान है। मैं पर्सनली ये मतलब बात की है, मैंने एक्सपीरियंस की है। होता ये है कि जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि शायद आज से 10, 15, 20 साल पहले मैं भी वैसी ही थी जैसे आजकल आम लोग होते। फर्दर मुझे ग्रेजुअली चेंज आती गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं किसी को कोई बात कहना चाहती हूँ तो वो फौरन वो मेरा जो पास था ना कि तुम भी तो ये सब कुछ करती रही हो, अब तुम अपने बच्चों को क्यों रोकती हो। फैमिली में स्पेशली ये होता है कि जब मैं अपने बच्चों को किसी चीज से रोकती हूँ, इस तरह की चीजें जो मेरे ख्याल में गलत है, तो मुझे ये कहा जाता है कि तुम भी तो ये सब कुछ करती रही हो ना। तो
इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? ये दोनों चीज क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि मुझे आपसे डिस्कस करना, क्योंकि मैं फेस कर रही हूँ दोनों चीजें। सही। तो मेरे बच्चे भी दोनों बहुत ही अच्छे सवाल हैं। दूसरे वाला तो काफी मुश्किल भी है जवाब देने के लिए, लेकिन पहला जो आपने पूछा आप सेग्रीगेशन के हवाले से, देखें दो चीजें मैं इसमें बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल और एक थोड़ी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो चीज है वो ये है कि वी नीड टू रेज आवर चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दैट दे अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन, नंबर वन, and secondly that they don't even feel like or don't have the ability to become informal with नामहरम्स। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। जो चीज मुझे अपनी यूथ में सबसे ज्यादा परेशान करती है अपनी क्लासेस में वो यही है, और मैं स्टूडेंट्स को एड्रेस भी करता हूँ, यही कहता हूँ कि ये जो इनफॉर्मेलिटी है बिटवीन द ऑपोजिट जेंडर, ये बड़ी खतरनाक चीज है। और जब ये हो जाती है तो आपके लिए फिर जो लुत्फ और मजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस शादी के रिश्ते के अंदर रखा हुआ है वो आपने जो है ना बस पहले से डाइल्यूट कर दिया। सो यू नॉट गोइंग टू फील दैट इज अ प्रॉब्लम। प्रैक्टिकली एक तो मैंने पेरेंटिंग की बात की, अपनी क्लासेस में मैं ये करता हूँ कि मैं सेग्रीगेशन करता हूँ। तो मैं क्लास पढ़ाने जाता हूँ तो मैंने बताया हुआ पहले से कि जी लड़के और लड़कियां इकट्ठे नहीं बैठेंगे। सो वेदर यू सेग्रीगेट देम प्रेफरेबली कि जी खवातीन पीछे हो लड़के आगे हो, या अगर ये नहीं हो सकता और साइड बाय साइड आप कर रहे हैं, लेकिन बाय सच स्टेप्स यू ब्रिंग देम टू थिंक and you discuss with them and you argue with them and then they go home। कोई जाके शिकायत लगा के कहता होगा, कोई जो है ना पसंद करके कहता होगा, लेकिन दिस इज आवर ड्यूटी कि हमने इन लोगों को सोचने पे भी मजबूर करना है और फिर उनको एविडेंसेस भी देनी। ये तो आपके पहले सवाल का हो गया, लेकिन अगेन इट स्टार्ट्स एट अ वेरी बिगिनिंग लेवल। और जब आप ये करते हैं तो आई थिंक कि बच्चों को इस तरह रेज करना मुश्किल नहीं है। हमारे जमाने में दिस वाज वेरी कॉमन, तो हमारे लिए ऑपोजिट जेंडर से जाके बात करना एक बहुत मुश्किल चीज होती थी और बहुत अजीब सी चीज होती थी, और अब जो है ना वो आसान होता जा रहा है। लेकिन जहां मसला आता है, जो लाइंस खतरनाक है, वो फिर ये कजन्स वगैरह के बीच में और फिर फंक्शंस के ऊपर और शादियों के ऊपर और सब कुछ। तो इस्लाम यही है ना कि हमारे अंदर तकवा इसी को कहते हैं कि हम हर वक्त कॉन्शियस हैं not to commit some mistake. So that's why we are always asking ourselves this question, ये जायज है या नहीं है, ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। Things like small things like कि हमने रात को लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। So actually it should have started कि लोग पूछें कि जी ये जायज है या नहीं, मैं कर सकता हूँ या नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। मसला हम तो अभी तक जो भी डिस्कस कर रहे हैं, हम बेसिकली यही डिस्कस कर रहे हैं ना कि मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मैं सोच रहा था कि आज हमने जितनी अरबी पढ़ी है तकरीबन सारी इसके अंदर आ रही है। मन, ठीक है, जो कोई भी, और बे कौमिन तो बे भी साथ आ रहा है, उस कौम से, ठीक है, फहुवा पस वो, फहुवा मिनहुम आज ही हमने ये भी पढ़ा है, से उनमें, तो उनमें से है, ठीक है। तो बात यही हो रही है, तो क्यों हम बहुत सी चीजों में एक्सेप्टेबल है हमारे लिए जो कॉन्सेप्चुअल चीजें, मैं गाड़ी की, मैं माइक्रोवेव की, मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें, सेलिब्रेशंस आर कॉन्सेप्चुअल। हमें तो बता दिया गया कि आपकी 2 ईदें हैं, बस हम तीसरी ईद पे नहीं राजी हो रहे। बहुत से लोग बहस करते हैं कि नहीं कलेक्टिवली हमने तीसरी ईद भी सेलिब्रेट नहीं करनी, ईद मिलाद। तो कैसे हम जो है राजी हो जाते हैं किसी और फंक्शन के ऊपर कलेक्टिवली करने के, और क्यों हम हो जाते हैं। सो वी नीड टू कीप ऑन आस्किंग दिस। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था, आई वुड से दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन यस, फैमिली, लार्जर फैमिली, ये जनरली एक चैलेंज है, रहती है। खासतौर पे लोग हमें हमारा पास्ट याद कराते हैं। मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इट हैज मोर टू डू द वे यू engage with them rather than what your stance is। तो लोगों को अक्सर औकात जो ज्यादा मसला होता है वो हमारे स्टाइल से होता है, हमारे तरीकेकार एटीट्यूड से होता है, जिसकी वजह से फैमिली के अंदर अक्सर रेजिस्टेंस आती है। सो मे बी बहुत सोचने की जरूरत है कि स्टेप क्या कर सकते हैं। I'll give you an example। मिसाल के तौर पे शादियों की अक्सर बात होती है कि जी मिक्स शादी थी, नहीं जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, जाएंगे तो गुनाह मिलेगा। तो क्या करते हैं, हमारी यही प्रैक्टिस है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर हम शादी में ये मसला हम फोर्सी कर रहे हैं, आपको पता होता है कि कैसे कौन सी शादी मिक्स है, तो यू जस्ट ट्राई टू मेक एन एफर्ट टू आइदर गो अ डे बिफोर
और आप जाके अपनी तरफ से तोहफा भी दे दें, आप एक्सक्यूज भी कर दें, या आप इवेंट पे उस दिन जल्दी पहुंचते हैं जब अभी लोग ना आए और आप अपनी तरफ से जो है ना, तो मतलब ये कि द अदर पर्सन आल्सो फील्स एंड रिकॉग्नाइजेस एंड एक्नॉलेजेस आपका प्यार, आपका ख्याल, आपकी ये ह्यूमिलिटी कि आप फिर भी आए, आपने गिफ्ट भी दिया, ये सारा कुछ किया। लेकिन तो फिर ऐसी जब ये आपका एटीट्यूड और बिहेवियर होता है तो दूसरे लोग भी फिर चेंज होने के ज्यादा वहां होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ से 2 क्वेश्चंस थे जी, आपका सवाल था। जी, 2 चीजें मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। एक तो ये है कि हम जो बात करते हैं कि हमें हमारी जरूरत है कि वी आर इन नीड टू अंडरस्टैंड जो अल्लाह ताला ने हमें कहा, यानी हमारा बनाने वाला ये कह रहा है कि मैंने तुम्हें बनाया है और अल्लाह ये जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, हमें कैसे चलना है। तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं और करवाते हैं जूनियर्स को भी, अपने से सीनियर्स को भी, कि वो अंडरस्टैंड करें कुरान को, फिर नबी की लाइफ को, राइट। बट इट टेक्स टाइम ना, कि हर चीज को कंप्लीट करने में, कि हमारी जिंदगी के फलां हिस्से में हमें गाइडेंस चाहिए कुरान से, तो हम अभी वहां अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं या नहीं, अभी हम सबक तक पहुंचे भी हैं कि नहीं। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है हमारे करंट अफेयर्स, जो आपकी ये एफर्ट है अल-फलाह के साथ, कि जो करंट अफेयर्स जो अभी हम फेस कर रहे हैं उनके बारे में पूरी तौर पे पता होना जरूरी है। बिकॉज मे बी चलते चलते हम उस स्टेप पर जाएं, फिर उसकी तफसीर में जाएं। तो ये बड़ी अच्छी एफर्ट है। पहली बात तो कि ये जरूरी है, जो भी चीजें हम आजकल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको इस्लाम की नजर में जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि हम में से हर एक यहाँ एक मकसद को लेकर आया हुआ है। कुछ इसका मतलब है हम लोगों में संजीदगी है कि हम बाकी काम छोड़कर संडे का दिन यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। अब वो मकसद क्या है, क्या अभी यहाँ आई थिंक बात हो रही थी कि क्या ऐसी टॉक से कुछ फर्क भी पड़ता है। तो फर्क इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि सुनने वाले कुछ नहीं करते। तो यहाँ एक चीज तो होती है कि हम टीम वर्क में यहाँ बैठे हैं, तो हम अभी चाय के टाइम में भी हम यही बात कर रहे थे कि हाँ वाकई ये रॉन्ग है, ये राइट है, हम सब कहते हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग, इंडिविजुअल रोल जो है वो प्ले करने के लिए तैयार नहीं होते। नॉर्मली हमारी सोच ये होती है कि मैं कैसे कुछ करूं, 10 लोग इस तरफ जा रहे हैं तो बस मैं भी चलता हूँ। बात यह है कि आपका जाती रोल क्या है। जब अल्लाह ताला ने कहा कि आपको हर चीज के लिए आंसरेबल होना है, अगर मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं ये सुनकर चली जाऊं, दिल में भी सोच लिया कि हाँ दिस इज रॉन्ग, तो क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे आसान और पहली चीज कि मुझे इसको स्प्रेड करना है और दूसरों को कन्विंस करना है कि वो भी आकर सुने, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, और जो फ्रेंड्स नहीं भी हैं एज ह्यूमन लोगों में मैं क्या कर रही हूँ। मतलब ये तो हम दूसरों पे क्वेश्चन तो करते हैं कि इनसे फायदा क्या होगा, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर रही तो इसका मतलब मेरा रोल, सबसे गलत रोल तो मैं प्ले कर रही हूँ। बिकॉज द लास्ट थिंग इज, सोसाइटी इसलिए खराब नहीं होती कि वहां बुरे लोगों की वजह से, वो तो है ही बुरे, उन्हें तो एक डिजीज है समझो, या वो तो गुमराह हुए हैं। सोसाइटी इसलिए खराब होती है कि जो समझते हैं, अगर मैं समझती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मैं तो राइट सोचती हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं कर रही, तो सोसाइटी अच्छे लोगों के कुछ ना करने की वजह से खराब होती है। थैंक यू। रसूलुल्लाह की हदीस सफीना कहा जाता है, जो कि कश्ती वाली हदीस है। अगर आप उसको कंसिडर करें तो उसमें यही बताया जाता है, रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि एक कश्ती है जिसके 2 डेक हैं। तो जो निचले डेक के लोग हैं वो तो प्रैक्टिकली पानी में बैठे हुए हैं, उनके साथ पानी है, लेकिन जब उनको पानी चाहिए होता है कंजम्पशन के लिए तो दे हैव टू गो टू दी टॉप डेक और फिर वो पानी को हासिल कर सकते हैं। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि अगर ये जो निचले वाले लोग हैं इनको ये आइडिया आ जाए कि हम इस कश्ती के अंदर सुराख कर लेते हैं ताकि हम पानी एक्सेस कर सकें, तो क्या सिर्फ निचले वाले लोग डूबेंगे या ऊपर वाले भी डूब जाएंगे? तो जाहिर बात है कि पूरी की पूरी सोसाइटी विल क्रैश डाउन। सो दिस इज हैपनिंग, सो इट्स द ड्यूटी ऑफ द पीपल इन द डेक अबव के दे स्टॉप देम फ्रॉम पंचिंग अ होल इनटू द शिप, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर हियर। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये एहसास। दूसरी बात मेरे जहन में आई कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों को ना नेचुरली मुश्किल होता है औरों से बात करना, नेचुरल सी बात है, ठीक है। और हम अपनी साइकोलॉजी की जबान में उनको इंट्रोवर्ट्स कहते हैं। तो मैं भी आपकी बात के दौरान ही सोच रहा था कि एक्सट्रोवर्ट्स हैव इट इजी इन इस्लाम, इसलिए कि इस्लाम एक दीन है जिसके अंदर आपने करनी है बात औरों से, आपने कहना है, इसी को किया गया ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। तो यस अगर किसी की पर्सनालिटी के अंदर बात करना नहीं है और ज्यादा दूसरों से और कहना नहीं है, तो इट इज टाइम दैट वी नाउ डेवलप दिस कैपेबिलिटी, एंड अगेन इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो ऐसे बच्चे को इनकरेज करें कि वो आए, ही शुड स्पीक अप एंड डिस्कस। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आपका सवाल आपने कहा था कि of course to address the situation as a whole you have to first of all address the fact that there is a problem in society or in the issue and the person's thinking, right?
So in the youth, it's who is very susceptible to, जैसे आपने बात करा cultural वगैरह, तो उनके अंदर to address the problem is for them to speak up and say कि why is it forbidden in Islam? तो फिर हम जवाब दे सकते हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है. लेकिन like you said, this is an unspoken, almost epidemic. This is a thing that is becoming more acceptable without it being verbalized, right? So yes, without reasoning. So thinking में जो ये change आ रहा है, how do we address that in a youth जो कि like कब होना चाहिए? एक तो आपने कहा था जैसे यूनिवर्सिटी क्लासेस में आप जो हैं उनको थोड़ा सा सोचने को वो आप देते हैं, लेकिन how do you make them speak up about it? How do you address that unspoken question? Okay, let me think. My answer is I'm trying to think out loud. तो पहले मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जो मैंने सोची हैं इससे related, लेकिन they don't exactly address it. मैं एक चीज सोच रहा था. I was thinking about some topics. I was invited at NAML for a talk, और उन्होंने मुझसे कुछ students से बात करने के लिए कहा, तो उसके लिए मैं topic सोच रहा था. So the topic that came to my mind was self-esteem. Now, why this is coming to my mind is because if you think the difference between a follower and a leader, it's actually self-esteem. वो लोग जिनका low self-esteem होता है, साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि वही सिगरेट पीते हैं, शुरू करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को साबित करना होता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूं, क्योंकि उनको अपनी वैल्यू अदरवाइज नजर नहीं आती. So if you ask me, Muslims with low self-esteem are a huge danger. क्यों? क्योंकि वो हमेशा फॉलो करेंगे. तो उन्होंने पहला ड्रामा सीरियल कोई देखा, पहली कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखी जिसके ऊपर ये चीजें हो रही है, they would be susceptible to it. Why? Because they have this gender identity crisis. They have other problems. They have a low self-esteem. They are not proud of their Islam. ठीक है? तो एक तो ये चीज. दूसरी अगेन जो मैं सोच रहा था वो ये कि अनफॉर्चुनेटली नई जनरेशन, आपसे पहले की जो जनरेशन थी ना, हमारी जनरेशन, तो हम भी इस्लाम को इंटेलेक्चुअली हमने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन इस्लाम को कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज का भी सामना नहीं था. पूरे जानने वालों में कोई एक शख्स होता था जो शायद वो सुरखा टाइप का हो और कोई कम्युनिज्म की बात करे, और जब वो करता था तो सारे उस पर हंसते थे. ठीक है? जब वो कभी भी लादीनियत टाइप की कोई बात कर रहा है, एथियज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो सारे हंसते. नाउ अगेन इन दीज मॉडर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल्स द टाइड इज टर्निंग. हम एक जनरेशन रेज कर रहे हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त शायद 10, 11, 12, 13, 15 साल के बच्चे हैं, जो कि सारे इंटेलेक्चुअल लेवल पे इस्लाम से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. So they think that science, for instance, is something far superior, and science is the truth, and science is the tool by which you can find answers to every question. हालांकि this is untrue, we know this is untrue, और मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे भी बात करने की बहुत जरूरत है बिलखसूस यूथ के लिए. लेकिन क्योंकि उनको ये सब नहीं पता, उन्हें साइंस की लिमिटेशंस नहीं समझ में आती, उनके ख्याल में साइंस is the only epistemic channel available. हालांकि ऐसा नहीं है. साइंस से बहुत बड़ी चीज रैशनैलिटी है, और रैशनैलिटी एक टूल है जो साइंस एक टूल है जो रैशनल थिंकर्स इस्तेमाल करते हैं. बट यू कैन नॉट यूज अ टूल इफेक्टिवली अनलेस यू नो इट्स लिमिट्स. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हथौड़ा अगर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है तो मुझे हर प्रॉब्लम कील नजर आने लगेगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको ठोक दूं. लेकिन अगर मेरे सामने पेच आ जाए और उसको मैं मारने की कोशिश करता हूं, तो पेच को इफेक्टिवली अगर आपने कसना है तो स्क्रू ड्राइवर चाहिए. और बहुत सी चीजें तो ऐसी हैं जिनको कि आप हथौड़े से फिक्स नहीं कर सकते. तो इस वक्त ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये लोग असल में आइडियाज इनको मिल रहे हैं और जवाब इनके पास नहीं है, इस वजह से ये दूर होते जा रहे हैं. One more thing, I think something which plays, again, I keep on coming back to parenting, बहुत बड़ा role is the relationship of a child with his or her parents. मेरे ख्याल में ये जो rebellious attitude है, this often is a result of problems when you have these problems between parent and child. ये भी उसकी एक वजह. So it's not really anchored in reason. ये reason में कम होता है और rebellion में ज्यादा होता है. लेकिन जब तक समझ आती है, ठीक है, तो उस वक्त तक वो हैबिट्स और वो एक नॉर्मलाइज बिहेवियर बन चुका हो. जी.
Islam जो है, we can accept because we are connected to Allah, we homosexuals are unnatural because जो हमने देखा हुआ है वो है कि male should be with a female, vice versa and all that, right? लेकिन for the male to be with the male, जो youth की जो है because they're disconnected from Islam, वो पूछ रहे हैं question, why is it wrong? Considering that they're not harming another person. Of course, we can see that it's reflective of society, degeneration of morals and whatnot. लेकिन उनके दिमाग में इस question को जवाब देने के लिए हमारे पास क्या है? What can we say? Okay, that's quite a tricky question, लेकिन very important to answer. तो मैं आपको बताता हूँ. देखें, Western ideology में क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला को, वही को, खुदा को निकाल के साइड पे रख दिया, and they try to use their limited mind to justify or reason on every question. अब आप जो कर सकते हैं वो आप उनको उनकी limitations और double standard बता सकते हैं, which I will try to do. So पहली चीज, Westerners What do they try? वो कहते हैं कि आप में मसला ये है, मुसलमानों में या रिलीजियस लोगों में, कि आप पुराने 1400 साल पुराने वैल्यूज, मोरल्स फॉलो कर रहे हैं. ठीक, तो वो कहते हैं कि ये चीजें चेंज होती हैं और हम वो लोग हैं जो कि चेंजिंग सिचुएशन के साथ बेस्ड ऑन रीजन, साइंस डील करते हैं. अब हम एक लम्हे के लिए बात मान लेते हैं. अब आप उनसे जाके सिंपल सा सवाल पूछें, काइंड ऑफ अ थॉट एक्सपेरिमेंट यू कैन डू विद योर एथिस्ट फ्रेंड्स. आप उनसे पूछें कि आप लोगों ने जिन जिन चीजों को आप बुरा कहते थे, सो फॉर इंस्टेंस ये सारी चीजें मैंने बताया 50 साल पहले वेस्ट में भी बुरी समझी जाती थी, आपने उन सब चीजों को अच्छा कहना शुरू कर दिए. व्हाट इज द गारंटी कि जिस चीज को आप आज अच्छा कह रहे हो उसको आप कल नहीं कहोगे? नाउ अगर एक समझदार एथिस्ट सामने होगा तो आपको पता है क्या कहेगा? वो कहेगा कि नहीं, हमने जिन जिन चीजों के ऊपर हम चेंज हुए हैं, हमने हमेशा एक प्रिंसिपल फॉलो किया है, विच इज द हार्म प्रिंसिपल, जिसका आपने भी जिक्र किया. हार्म प्रिंसिपल क्या है? वो ये कि चीजें जो है ना हमें डिस्गस्टिंग तो लग सकती हैं. सो वी यूज्ड टू फील डिस्गस्ट अबाउट होमोसेक्सुअलिटी 50 years बैक, अब हमें नहीं फील होता तो हमने चेंज कर दिया. लेकिन जैसा आपने कहा कि हार्म प्रिंसिपल, तो पहला सवाल आपने जो पूछना है उनको एक्सपोज करने के लिए वो ये है कि सो इज द हार्म प्रिंसिपल नॉट चेंजेबल? तो अगर हार्म प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा तो फिर तो आपका और हमारा कोई फर्क नहीं रह गया. हम 1400 साल पुरानी चीज के साथ फिक्स्ड हैं, जिसको हम वही समझते हैं. आपने अपने लिए प्रिंसिपल खुद से बनाया और आप कह रहे हैं वो चेंज नहीं हो सकता. अगर वो जवाब में कहता है कि नहीं ये भी चेंज हो सकता है, तो अगर ये चेंज हो सकता है तो इसका मतलब है कि फिर तो जिस जिस चीज को आप इस वक्त बुरा कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे कत्ल, वो हार्म प्रिंसिपल के ऊपर आप बुरा कह रहे हैं, तो अगर ये चेंज हो सकता है फिर तो आपके साथ डिस्कशन या आपका एतबार तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप तो एब्सोल्युटली एंकरलेस हैं. यानी आप तो कहीं भी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये दो चीजें जो है ना आप उनको कर सकती है. इसी तरीके से मजीद अगर देखा जाए, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच टुडे दीस पीपल डू नॉट एक्सेप्ट, इवन दो वो हार्म प्रिंसिपल पे पूरे नहीं उतरते. Some of them I really feel embarrassed to talk here about, like for instance committing certain acts with dead bodies. So harm principle वहां पे फेल हो जाता. इसी तरीके से एक और शख्स है, वो एक एग्जांपल देता है कि फॉर इंस्टेंस फिल्मिंग पीपल, और वो फिल्म्स उनके चेहरों की आइडेंटिटी थ्रू सॉफ्टवेयर खत्म करके उसको एयर करना. Would it be acceptable to me? So would it be acceptable to a person that I use, for instance, a public bathroom or public place, जहां पे के आइडेंटिटी रिवील ना हो, ठीक है, जो कि हार्म क्रिएट कर रही है, लेकिन उस चीज को लोगों की कंजम्पशन के लिए, क्योंकि आपको पता है इनमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ये इतने एग्जिबिशनिस्ट हैं और उनको इन चीजों का भी शौक है. तो are you getting the point? So that's how you argue. Any further questions? नहीं है तो इंशाल्लाह मैं फिर अनाउंस कर दूं नेक्स्ट टाइम. इंशाल्लाह जो टॉपिक रखा है वो जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर है. सो स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल व्हाट इज हैपनिंग, एग्जैक्टली लोग कहां तक पहुंच गए इस चीज के अंदर, विद सम एग्जांपल्स फ्रॉम द वेस्ट एंड सम फ्रॉम आवर कंट्री. और फिर उसके बाद डिटेल में ये जो
ये जो थोड़ा बहुत हमने भी डिस्कस किया कि इसका हल क्या है और हम बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर इंशाल्लाह आएंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इंशाल्लाह खुद भी तशरीफ लाएं और अपने साथ और साथियों को भी लेके आएं। इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, जज़ाकल्लाह खैर आने के लिए, और इख्तिताम करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत की दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने दीन पे साबित कदम रखे और हमारे लिए इसमें आसानियां फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।